Uh, Good afternoon, friends. Once again, welcome to you in this webinar on tele utility, where we are going to discuss various utility features which are useful for a accountant as well as for the auditor. So we have with us tele team, which will be introduced by our management team, CA Karan Singhal ji. And this is very useful session, I think. So we have to make it interactive by posting your queries regarding the tele features. So I request Karanji to take up the first introduction of our tele team so that we can proceed further. Over to you, Karan bhai. Good evening, everyone. First of all, thank you all of you for joining us. और आज का जो वेबिनार है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक है टैली। टैली एक बहुत वाइडली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलमोस्ट सभी ऑडिटर्स भी यूज करते हैं, हम सब सीएस भी यूज करते हैं और हमारे क्लाइंट्स भी बहुत लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। जो भी स्मॉल क्लाइंट्स हैं और मीडियम क्लाइंट्स हैं, सब लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। नाउ डेज हमें जो प्रॉब्लम्स फील होती थी टैली के अंदर काफी, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टैली ने प्रोवाइड किया है, जिसमें से आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर टैली प्राइम ऑन क्लाउड, टैली को हम कहीं पर भी बैठ के यूज कर सकें और हमारा डेटा जो टैली का है वो क्लाउड पर अवेलेबल रहे, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। सेकंड, टैली ऑन मोबाइल, जो टैली का पूरा सॉफ्टवेयर, टैली की जो रिपोर्ट्स हैं सारी, वो हमें मोबाइल पे एनी टाइम रियल टाइम में अवेलेबल रहें और उससे हम क्लाइंट्स के साथ फीस का फॉलो अप और जो भी डेटाबेस, जो भी रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं वो वहां मोबाइल पे देख सकें। थर्ड, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग, जिनका भी टर्नओवर 20 करोड़ से अबव है इन लास्ट 3 इयर्स, उन सबके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। तो टैली से हम डायरेक्टली ई इनवॉइस कैसे जनरेट करें उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। ऑडिट ट्रेल एक टैली के अंदर फीचर है जो कि ऑडिटर्स के लिए बहुत यूजफुल है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट वन, हम कोई भी डॉक्यूमेंट टैली से जनरेट करते हैं या इनवॉइस जनरेट करते हैं तो डायरेक्टली उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से यूज किए जाएं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन, आज के ये सब टॉपिक्स हमें ब्रीफ करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से दीपक तिवारी जी हैं, जो कि एक बहुत डायनामिक स्पीकर हैं और टैली की तरफ से उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे काफी सेमिनार्स को और काफी वेबिनार्स को एड्रेस किया है और मैक्सिमम बहुत लार्ज स्केल पे मेंबर्स के ग्रीवेंसेस को और उनके कस्टमर के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया है। तो विदाउट एनी डिले, दीपक जी, ओवर टू यू। एंड वी होप कि आज वो सारी क्वेरीज जो एक प्रैक्टिशनर और जो लोग यूज करते हैं टैली को, वो क्वेरीज आज रिजॉल्व होगी। ओवर टू यू दीपक जी। Thank you, sir. Thank you. Achin? Yeah, sure. Thank you, Yeah. Deepak. Yeah. Good evening, everyone. My name is Achin Jain, and I am from Tally as well. I am a key account manager in Tally, and Deepak is my colleague. तो thank you first of all, complete कर सकते हैं। Thank you करण सर कि आपने हम सबको बुलाया, यहाँ पे मौका दिया टैली को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। तो सर, टैली ऑन क्लाउड, अगर मैं ये बोलूँ, या तो टैली प्राइम पावर्ड बाय AWS, दैट शैल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय अपॉलॉजीज, थोड़ा सा नेट मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू ओपन माय कैमरा ऑन दैट पार्ट। तो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा टैली ऑन क्लाउड क्या है, लेमन टर्म में टैली आप कैसे क्लाउड पे यूज कर सकते हैं। आई वुड टेक हार्डली 30 मिनट्स ऑन दैट पार्ट, देन दीपक शैल फॉलो थ्रू एंड जो भी आपने एजेंडा बताए करण सर, इनवॉइसिंग को लेकर, ऑडिट ट्रेल को लेकर, या टैली ऑन मोबाइल जिसे हम कहते हैं टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर, वो सब दीपक आपको बाद में शोकेस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द सेशन विल हैव अ Q&A कि जो भी हमने आपको दिखाया, समझाने की कोशिश करी, उसकी कुछ क्वेरीज होंगी तो विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद टैली ऑन क्लाउड। जो लेमन टर्म में बात करते हैं, टैली ऑन क्लाउड क्या है, टैली कब क्लाउड पे आ रहा है, टैली कब क्लाउड सर्विसेज लेके आ रहा है। तो लास्ट ईयर इन दिसंबर 22 और 23 आई गेस, यही डेट थी, हमने टैली प्राइम पावर्ड बाय AWS को लॉन्च किया। AWS मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स अमेजॉन वेब सर्विस, जो ऑफ कोर्स वर्ल्ड रिनाउंड सर्विसेज में से है। अभी भी हम लोग समझते हैं कि अमेजॉन इज जस्ट अ मार्केट प्लेस, इट्स नॉट लाइक दैट।
अमेजोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आईटी में बहुत इन्वॉल्व है। एंड वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें क्लाउड की, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, देन अमेजोन का भी है। तो टॉप 3 में अमेजोन आता है। तो टेली डिसाइडेड कि यस, अगर हमें क्लाउड सर्विसेज लेके आनी है, देन वी नीड टू प्रोवाइड आवर कस्टमर विद द बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो वी टुक सम टाइम, बट यस, वी हैव कम अप विद AWS, which is not only reliable and flexible, but बहुत ज्यादा सिक्योर एक्सेस के साथ आपको मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप क्लाउड यूज करते हैं तो उसमें होता है कि आपको शेयर्ड एनवायरनमेंट में क्लाउड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 यूजर का कोई यूजर एक प्लान लेते हैं तो 4 यूजर में आपको 8 GB मिलता है, बट एक यूजर आप होते हैं, बाकी यूजर्स अलग अलग जगह से होते हैं, तो उससे आपका स्पीड भी स्लो हो जाता है काफी हद तक, बिकॉज वो शेयर्ड एनवायरनमेंट में होता है। बट टैली ने जो टाई अप किया है, जो इज एनीवन सेइंग एनीथिंग? ओके, No, Achin, you can continue. थैंक यू। तो हम जो प्लान लेके आए हैं, हमारा ऐसा है कि आपको जितने भी आपको यूजर्स, आपको वर्चुअल मशीन्स मिलेंगी, वो सारी की सारी आपके लिए प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स होंगी, कोई भी शेयर्ड एनवायरनमेंट में नहीं होगा। इससे आपका जो एक्सेस होगा वो भी सिक्योर्ड होता है। तो रादर देन सेइंग ऑल दिस थिंग थियोरेटिकली, मैं अब आपको प्रैक्टिकली आपको शो करता हूं कि कैसे हम क्लाउड यूज करेंगे एंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। एक बार प्लीज आप बताइएगा कि इफ यू आर एबल टू व्यू इट। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, it's visible. ओके, थैंक यू। तो सर, अगर हम बात करें कि लॉगिन करना है, कैसे करना है, सो देयर आर बेसिकली 2 ways टू लॉग इन टू द क्लाउड। तो फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स ब्राउजर एक्सेस होता है कि आपने किसी भी ब्राउजर के थ्रू उसमें लॉग इन किया और आपने कर लिया। एक दूसरा होता है नाइस DCV। बेसिकली वो एक हाई परफॉर्मेंस RDP होता है, जिसको बहुत ही सिक्योर्ड वे में आप क्लाउड यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली अमेजोन का ही अपना एक सोल्यूशन है कि अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है आपके पास और आप चाहते हैं कि आपके पिक्सल्स ना फटे, आपको लगता है कि लैगिंग नहीं आना चाहिए या स्ट्रीम बहुत इजीली हो, तो नाइस DCV करके एक सोल्यूशन ही है AWS का, जिसको आप डाउनलोड करके वहां से भी आप क्लाउड में लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ वो डाउनलोड कैसे होता है। जो ये नॉर्मल URL है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू हियर। You can download the exe 110 MB or 40 MB as per your choice, लेकिन हम of course ये सजेस्ट करते हैं कि you should always go for the full installer। तो once you install, तो ऐसा एक full setup आपकी यहाँ पे create हो जाएगा। once you run it, तो आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन के नाम से एक आइकन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो once you double click it, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं लॉगिन करने के लिए। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा लॉगिन आईडी मेरी टीम यूज कर रही है, तो मैं अपने कलीग का लॉगिन आईडी से हूँ, यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। तो ये डबल सिक्योर्ड एक्सेस है। कैसे? एक तो आपका टेलीनेट आईडी इसमें एंटर किया जाएगा, फिर tally.net का पासवर्ड प्लस सिक्योर पिन। ये जो सिक्योर पिन है, जब आपको क्लाउड स्टार्ट करना होगा या आपका प्रोविजनिंग करेंगे हम, तब वहां पे जैसे हम ATM पिन अपना सेट करते हैं, वैसे ही फॉर वन टाइम आप यहाँ पे एक सिक्योर पिन एंटर करेंगे। तो लेट मी जस्ट एंटर इट। अभी हम जो सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल के थ्रू हम लॉगिन कर रहे हैं नाइस DCV के थ्रू। ये डे में कई बार हमने लॉगिन किया है, तो इसलिए बहुत जल्दी लॉगिन हो गया है। बट फर्स्ट टाइम व्हेन यू लॉगिन, इट वुड टेक 4 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली एक बार लॉगिन करने का। तो उसके बाद डे में आप कभी भी लॉगिन करेंगे, जैसे कि आपने देखा, हार्डली इट वुड टेक लेस देन 10 सेकेंड्स टू लॉग इन। सो बेसिकली यू कुड सी ये पूरा का पूरा आउटलुक है टैली प्राइम ऑन AWS का। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स बेस्ड ऑन Linux, इट्स नॉट विंडोज। तो ये पूरा का पूरा Linux है। Linux बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। अगर कोई IT प्रोफेशनल्स हैं जो समझते हैं IT को, देन दे एक्चुअली ट्राई टू यूज Linux ओनली। तो दिस इज Linux बेस्ड सिस्टम, ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है। तो यस, तो इसके बिकॉज हम यही चाहते थे, एक तो इसको स्पीड हमें अपने यूजर्स को फास्ट मिले, प्लस
सिक्योर्ड एक्सेस के साथ डेटा सिक्योर्ड रहे, उस पर्पस को लेके ये लाइनक्स के साथ प्रोग्रामिंग करके ये AWS इनके साथ आया गया है। तो मैं आपको एक बार पूरा पैनल एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा टॉप पैनल है पूरा, एंड नीचे हमारे पूरा बॉटम पैनल है। लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम पैनल फर्स्ट। तो ये सारा एक्सेसरीज, इंटरनेट, ऑफिस, यस, जैसे कि आपको पता है अभी आपके जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं या लैपटॉप्स हैं वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आपको ऑफिस मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट वो एक अपने आप एक सूट है कि आपको जो भी ऑफिस के ऑपरेशंस करने हैं तो आपका एक्सेल में करना है, वर्ड में करना है, बिकॉज वो विंडोज का ही, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। बीइंग ये लाइनक्स है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस काम करता है। बट लिब्रे ऑफिस और एक्सेल में काम करने का कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से काम करेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे अगर आपको कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है कैसे लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको आपको एक्सेल में ओपन करना है तो एक्सेल में कैसे ओपन करेंगे, कैसे ईमेल कर सकते हैं, दैट आई विल बी शोकेसिंग हियर। ओनली आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे बीइंग इट्स लाइनक्स तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बजाय आपको लिब्रे ऑफिस में काम करना पड़ता है, ठीक है। देन वी हैव आवर सिस्टम इंफॉर्मेशन ओवर हियर कि हमारा पूरा सिस्टम में क्या है, मेमोरी हमें कितनी मिली हुई है, कितने यूजर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। देन अगेन वी हैव द ऑप्शन ऑफ रीस्टार्ट कंप्यूटर सेटिंग्स। जो यहाँ पे रीस्टार्ट कंप्यूटर का ऑप्शन है, इट मीन्स कि जो एक यूजर है, सपोज करिए मैं एक यूजर हूँ, मेरी एक कंपनी है, मेरे साथ 5 यूजर्स और हैं, तो कोई अगर यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करेगा तो इट वुड ओनली रीस्टार्ट दिस सिस्टम ओनली, पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट नहीं करेगा, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होगा। सो दिस इज अबाउट द बॉटम पैनल एंड दिस इज द टॉप पैनल जो मेन पैनल है हमारा। Here we have फाइल स्टोरेज सिस्टम। आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है क्लाउड पे या क्लाउड से कोई भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है अपने लोकल सिस्टम पे, आप वो इस ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। वो कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको एक बार शोकेस करूंगा यहाँ पर। देन वी हैव हियर आवर सेटिंग्स की डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको मैनेज करना है या इंटरनेट के हिसाब से आपको पूरा चेक करना है, स्पीड के हिसाब से कोई लैग नहीं आ रहा, कोई ग्राफिक्स में कोई लैग नहीं आ रहा, तो देन यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर। हियर वी हैव फुल स्क्रीन। आपने फुल स्क्रीन किया तो ऑफ कोर्स जो बिल्कुल बेसिक है, फुल स्क्रीन किया या आपको एग्जिट फुल स्क्रीन करना है, दैट यू कैन डू। हियर वी हैव द नोटिफिकेशन बार कि आप कुछ भी अपलोड या डाउनलोड करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो नोटिफिकेशन विंडो में आपके यहाँ पे आता रहेगा। एंड एट द एंड वी हैव अगेन स्क्रीनशॉट या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, दैट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपको डिटेल में और बताऊं तो ये हमारा ड्राइव्स का डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 तरीके के आपको फोल्डर मिलेंगे मेनली, एक है शेयर डेटा और एक है माई फाइल्स। माई फाइल्स में मेनली वो कंपनीज आप इसमें एंटर कर सकते हैं, उनका डेटा के रख सकते हैं जिसका डेटा आपको अपने बाकी कलीग्स के साथ शेयर नहीं करना, जो आपके ही साथ उसी एक वर्चुअल मशीन में लॉग इन किए हुए हैं। एंड शेयर डेटा में आप वो डेटा रख सकते हैं जो आप अपने बाकी कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो लेट्स से कि अभी मेरा माई फाइल्स है, मेरे माई फाइल्स में अब मुझे कंपनी अपलोड करनी है, बीइंग मैंने क्लाउड ले लिया है एंड आई नीड टू यूज दैट कंपनी डेटा ऑन टेली प्राइम। तो आई एम गोइंग टू शो यू कि वो कैसे करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको टेली प्राइम का एक्सेल यहाँ पे EXE आपको मिलेगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, इसमें कोई हैजल नहीं है। आप जब आपका जो खुद का जो लोकल स्टोरेज पे जो आपका टेली प्राइम है, वहां से आपको नॉर्मली वहां से आपको लाइसेंस सरेंडर करना है और यहाँ पे आके रीएक्टिवेट करना है, तो आपका टेली नॉर्मल लोकल एनवायरनमेंट की तरह यहाँ पे भी बिल्कुल स्मूथली चलेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन। ओके, अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई कंपनी अपलोड करनी है, तो व्हाट आई डू, ये मेरा मैंने बताया आपको कि ये अपलोड एंड डाउनलोड करने का विंडोज ये है। ओके, एंड मुझे माई फाइल्स में डेटा चाहिए। अभी माई फाइल्स में कोई कंपनी नहीं है। कंपनी कुछ भी डेटा आपको अपलोड करना है या कुछ भी डेटा आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि विंडोज में होता है कि हमें कुछ भी मेल करना है फोल्डर, वो हमेशा जिप फाइल में होता है, तो यहाँ पे भी जिप फाइल में होगा। तो वंस आई क्लिक ऑन अपलोड फाइल, इसने मेरा लोकल स्टोरेज सिस्टम ओपन कर दिया और यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फाइल ऑलरेडी यहाँ पे जिप में कन्वर्ट की हुई है कंपनी का डेटा। आई जस्ट क्लिक हियर एंड ओपन
एंड यू कुड सी कि यहाँ पे डेटा अपलोड हो गया, वो कंपनी जिप फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड हो गई है। ओके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में भी अपलोड कंप्लीटेड आ गया है। अब डी ड्राइव में जाते हैं, माई फाइल्स में। अब आप देख सकते हैं कि जिप फॉर्मेट का जो वो डेटा है यहाँ पे अपलोड हो गया, यानी कि डेटा मेरे लोकल सिस्टम से क्लाउड के ऊपर आ गया। बट टैली तो जिप फॉर्मेट समझता नहीं है, तो बिल्कुल जैसे हम अपना विंडोज में काम करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली एक्सट्रैक्ट कर देंगे फाइल। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जिप फाइल को, अभी इसका कुछ काम नहीं है। ओके, तो नॉर्मली अब जैसे मैं टैली में जाके अपना पाथ दूंगा और ये कंपनी पे मैं काम कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि हम कहते हैं कि मैंने इस कंपनी में काम कर लिया, हमने ऑडिटिंग कर लिया, हमने वाउचर्स पास कर लिए। अब ये डेटा मुझे अपने क्लाउड से हटा के मूव करके मुझे अपने लोकल सिस्टम पे चाहिए। अगर हो सकता है आपको किसी को डेटा शेयर करना है, आपको अपने पेन ड्राइव में रखना है, कुछ भी रखना है। अब मैं आपको अभी मैंने आपको दिखाया था कि लोकल सिस्टम से क्लाउड के ऊपर डेटा कैसे मूव होगा, वो जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और अपलोड कर लिया। अब यहाँ से लेट्स अज्यूम हमने इस फोल्डर पे सारा कुछ काम कर लिया है। अब ये मेरे को फोल्डर वापस मेरे को अपने लोकल सिस्टम पे चाहिए क्लाउड से, तो हम इसे अगेन इसे जिप फॉर्मेट में हम करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेस में वी हैव जिप फॉर्मेट एंड क्रिएट। यहाँ पे जिप फॉर्मेट में फाइल हमने क्रिएट कर दी है। विल गो हियर, यहाँ पे जिप फॉर्मेट है, यहाँ पे हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार भी आ गया है, जहाँ पे आ गया है कि डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड कहाँ हुआ है, अब मैं अपने लोकल सिस्टम में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 10,088 की जिप फॉर्मेट की फाइल जो थी वो लोकल सिस्टम पे आ गई है क्लाउड से। जब हमें अपलोड करना है तो जिप फॉर्मेट में अपलोड होगा, जब हमें कोई कंपनी का डेटा डाउनलोड करना है तो उसे जिप फॉर्मेट में जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं से हम इजी तरीके से हम यहाँ से डेटा अपना अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वो था आपका सारा का सारा डेटा अपलोड करने का। अब समझते हैं कि लेट्स से कि टैली प्राइम पे हमने डेटा अपलोड कर दिया है, कंपनी भी हमने अपलोड कर दी है। चलो कोई एक कंपनी हम स्टार्ट करके देखते हैं। विदाउट एनी फ्रिक्शन आप देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूज होगी। बीइंग हम नाइस डीसीवी में यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया दिस इज हाई परफॉर्मेंस आरडीपी, तो इसमें लैगिंग का चांस ही नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बैलेंस शीट पे जाते हैं तो जो भी इसमें अगर डेटा होगा इट वुड अगेन ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इसमें आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा। अगर आपको कोई डेटा प्रिंट करना है, जस्ट अ सेकंड, आपको कोई अगर यहाँ पे डेटा प्रिंट करना है तो यहाँ पे राइट साइड में आपको F6 नजर आ रहा होगा, प्रिंटर। दिस इज F6 प्रिंटर। तो जितने भी प्रिंटर आपके लोकल एनवायरनमेंट में रहते हैं बाय डिफॉल्ट वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, यू कैन इजिली चूज प्रिंटर एज पर योर ईज एंड यू कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट। इन द सेम मैनर आप सब अगर ईमेल करते हैं, बीइंग मेरे कलीग का लॉगिन है तो आई वोंट बी एबल टू शोकेस यू द ईमेल पार्ट, बट जितना इजी तरीके से आप अपने नॉर्मल टैली से आप ईमेल कर सकते हैं इन लेस देन सेकेंड्स। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका सारा पासवर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लेस देन 2-3 सेकेंड्स आपका मेल भी यहाँ से बहुत इजी तरीके से विदाउट एनी फ्रिक्शन आपका मेल चला भी जाएगा, सेंड भी हो जाएगा। ठीक है, अनदर थिंग आई वांट टू शो यू एक्सपोर्ट, कि अगर हम कुछ भी अगर डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, और जैसे मैं आपको बताया था कि बीइंग यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है तो लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम। जैसे लेट्स से कि मुझे बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ पर आई विल जस्ट गो टू हियर करंट। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं माई फाइल्स में एक्सपोर्ट में अपना डेटा सेंड कर रहा हूँ। ओके, आई क्लिक ऑन सेंड। आप देख सकते हैं कि जो मेरी बैलेंस शीट है वो लिब्रे ऑफिस में ओपन हो गई है। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट एक्सेल में ओपन होती है, ठीक वैसे फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट लिब्रे ऑफिस में ओपन हो सकती है। आपको कुछ भी यहाँ पे एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। अब आप चाहते हैं कि ये आपको अपने एक्सेल पे ओपन करना है, बीइंग एक्सेल तो टैली में है नहीं, राइट? तो कैसे करेंगे हम, लेट्स मिनिमाइज इट। डी ड्राइव में माई फाइल्स में एक्सपोर्ट में ये बैलेंस शीट आ गई है। अब ये लेकिन अगेन
खोलना मेरे को अपने एक्सेल में है, तो मुझे ये अपने लोकल एनवायरनमेंट पे चाहिए। अब ये क्लाउड के ऊपर है। अगेन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, प्रोसेस वही रहेगा। हम स्टोरेज पे जाएंगे, माई फाइल्स के एक्सपोर्ट में ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, डाउनलोड कंप्लीटेड, आई एम डिसमिसिंग इट। एंड अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे बैलेंस शीट डाउनलोड हो गई है। अब मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो जो बैलेंस शीट क्लाउड पे लिब्रे ऑफिस में ओपन हो रही थी, वही बैलेंस शीट लोकल सिस्टम पे मेरे एक्सेल में ओपन हो रही है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई हैजल नहीं है। इवन मैं ये कहूंगा कि लाइनक्स पे आपका डेटा और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा स्पीड के साथ आपके काम में और ज्यादा स्मूथनेस आएगा। इट वुड एक्चुअली इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, बेसिकली जिसके कहीं पे लैग वैग आता है उस सबको अवॉइड करके आप और अच्छे तरीके से और नाइस डीसीवी के थ्रू आप काम कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट नाइस डीसीवी की हम डीसीवी के थ्रू, सेटअप फाइल के थ्रू हम जब लॉगिन करेंगे तो कैसे काम होता है। ओके, अब मैं यहाँ से एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेब ब्राउजर के थ्रू कि हम कैसे लॉगिन करेंगे। मैंने नॉर्मल क्रोम ओपन किया है एंड आई हैव सेव्ड दिस यूआरएल। ये यूआरएल है हमारा ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करने का। आई विल अगेन एंटर द क्रेडेंशियल्स ऑफ माय कलीग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस हमें नाइस डीसीवी में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे हमें प्रॉपर पैनल मिल रहा है, जो पैनल हमें पहले नहीं मिल रहा था। अगर हमें यहाँ से अगर हमें लॉगिन करना है अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में, हम जस्ट क्लिक करेंगे ओपन वर्चुअल कंप्यूटर। तो जैसा काम हम नाइस डीसीवी के थ्रू लॉगिन करके कर रहे थे, इन द सेम मैनर वी कैन स्टार्ट वर्किंग हियर एज वेल। तो सेम डेटा यहाँ पे भी आपको शो होगा। अब मैं आपको जैसे दिखाऊंगा कि द मोमेंट इट ओपन्स, अगर हम डी ड्राइव में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे तो जो बैलेंस शीट हमने वहां पे एक्सपोर्ट करी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जा रहा हूँ एंड माई फाइल्स में एक्सपोर्ट में जो बैलेंस शीट मैंने वहां पे एक्सपोर्ट करी थी वो यहाँ पे भी है। सो आपके काम करने के तरीके में किसी भी तरीके का कोई हैजल नहीं आएगा, चाहे आप नाइस डीसीवी के थ्रू लॉगिन करें या आप ब्राउजर के थ्रू करें। एनीवेज वो हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शंस क्या हैं जो एज एन एडमिन, जो एज एन ओनर जो आपको नजर आएंगे। बीइंग यहाँ पे मेरा जो रोल है ओनर का है, तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। रीस्टार्ट का ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले ऑप्शन दिखाया था रीस्टार्ट का नाइस डीसीवी में, वो था एक यूजर का सिस्टम रीस्टार्ट करना। बट अगर मैं यहाँ पे रीस्टार्ट क्लिक करूंगा तो मेरे साथ साथ जितने भी यूजर्स लॉग्ड इन है उन सबका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द पैनल ऑफ एन एडमिन। In the same manner, shut down. If I click on shut down here, तो it would shut down all the systems जिस भी systems पे मेरे साथ मेरे colleagues जो हैं लॉगिन किए हुए हैं। ठीक है। Now this one is manage users. अब कोई प्लान लेते हैं 8 यूजर्स का या 12 यूजर्स का, तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि आप यहाँ पे यूजर्स तो आप जितने मर्जी बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे एक्टिव उतने ही रहेंगे जितने का आपने प्लान लिया। अगर आपने प्लान लिया 4 यूजर्स का, 8 यूजर्स का, 12 यूजर्स का, तो एक्टिव उतने ही रह सकते हैं। यूजर्स को ऐड करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रादर। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे, उनका रोल क्या देना चाहते हैं, एडमिन रोल देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड यूजर देना चाह रहे हैं, उनको आप एक्टिव मोड पे ऐड करना चाह रहे हैं, इनएक्टिव मोड पे ऐड करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू योर कॉल। तो जैसे कोई इसमें ऐड हो जाता है तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो वी गेट द 2 ऑप्शंस, आइदर डिलीट और एडिट। जब हम एडिट पे जाएंगे, अगेन हम यहाँ से किसी को रोल चेंज कर सकते हैं, एक्टिव को इनएक्टिव कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें यहाँ से मैनेज यूजर्स कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव अपडेट टैली प्राइम। जैसे कि टैली के जो भी लेटर रिलीजेस आ सकते हैं तो इसके ऊपर आते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपना सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, जो रिलीज अपग्रेड कर सकते हैं, सॉरी। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज बैकअप। AWS बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिक बैकअप देता है इसमें। ठीक है, आप दिन में जब आप एक बार लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बैकअप आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक बैकअप आ रखा है जो पहले लॉगिन हुआ होगा दिन में। अब मेरे को दोबारा से बैकअप लेना, लेट से मेरे को मैनुअल बैकअप लेना। ऑटोमेटिक बैकअप है कि द मोमेंट यू लॉग इन द वेरी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, सिस्टम एक ऑटोमेटिक बैकअप दे देगा आपको।
आपसे बिना पूछे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। अब आपको मैनुअल बैकअप लेना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बैकअप। जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम पीछे से एक मैनुअल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, विच वुड टेक नियरली आई गेस 10 to 15 सेकंड टू टेक द कंप्लीट बैकअप। अगर आप उतना वेट नहीं कर सकते तो आप वापस जाएं, यहाँ पर जाके मैनेज बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यू कुड सी यहाँ पे आपका मैनुअल बैकअप 428 के हिसाब से यहाँ पे बैकअप हो गया है मैनुअल। अभी ये लेकिन बैकअप क्लाउड पे है, आपको तो अपने लोकल सिस्टम पे चाहिए ताकि आप उसे यूज कर सकें। आपको किसी को शेयर करना है, आपको अपने क्लाइंट को शेयर करना है, आपको अपनी यूएसबी ड्राइव में या कहीं पे रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड बैकअप का। ओके, वंस यू क्लिक ऑन द डाउनलोड बैकअप तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द यूजर्स कि आपको किस किस का डाउनलोड करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ इसका, तो आई क्लिक हियर डाउनलोड पे एंड आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। ओके, एंड यहाँ पे भी डेटा सिक्योरिटी है। डेटा सिक्योरिटी क्या है कि जब मैं इसे ओपन करूंगा या एक्सट्रैक्ट करूंगा, इट वुड आस्क मी फॉर अ पासवर्ड। वो पासवर्ड यहाँ पे है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड नजर आएगा। ये पासवर्ड आपको जब आप फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू। आप देख सकते हैं मेरे से पासवर्ड पूछ रहे हैं। वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड वही था जो मैंने आपको वहां पे शोकेस किया था। ये पासवर्ड, जब तक ये पासवर्ड एंटर नहीं होगा वो वहां से आप डेटा कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच सिक्योरिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू विद रिस्पेक्ट टू योर डेटा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट कि क्या क्या है पूरा प्रैक्टिकल सेंस में कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ हम क्या लेकर आए हैं। आई हैव शोन यू कि कैसे यूज करना है, कैसे डेटा डाउनलोड करना है, कैसे डेटा अपलोड करना है, कैसे आप लिब्रे ऑफिस में काम कर सकते हैं, कैसे आप अपना पैनल मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बस इसमें दो चीजें और बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि हमारा ये जो प्लान है, लाइव प्लान जो है, ये अभी 12 आवर्स के प्लान है। ओके, लेट मी जस्ट शोकेस यू द प्लान्स नाउ। आई होप आपको ये स्क्रीन भी मेरी विजिबल होगी इस टाइम पे। मैं आपको प्लान शोकेस करने जा रहा हूँ। ये हमारे 9 to 9 प्लान हैं। टैली अभी AWS के जो टाइप किया है, हम अभी 12 आवर्स के प्लान ही लेके आए। बीइंग हमने एनालाइज किया था, हमने स्टडी किया था, अभी यूजर्स के जो मेजर थे ये आ रहा था कि अभी हमने बहुत ज्यादा नाइट में यूसेज नहीं है, हमारा संडे को ज्यादा यूसेज नहीं है, सो वी नीड टू यूज ड्यूरिंग द वीकडेज ओनली एंड द वर्किंग आवर्स ओनली। तो अभी टैली के जितने भी प्लान है वो 9 AM to 9 PM के प्लान है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बट वेरी सुन वी आर bringing flexibility in these plans. Along with this, we are coming up with the 24 hours plan as well, because gradually हम move करना चाह रहे हैं 12 hour plan से flexibility लेके आ रहे हैं 12 hour plans में, then we are going to move to the 24/7 plans as well. तो I'm going to show you the glimpse कि ये plans basically कैसे हैं। We have 1 user pack, 2 user, 4 user, 8 user, 12 user, 16 and 32 user भी अब आ गए हैं। And this is how you are going to get the machine. Suppose करिए आपके 8 यूजर मशीन है, then you are going to get a 16 GB RAM machine. ये complete प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, आपकी मशीन होगी। ये 16 रैम की 16 GB रैम की जो मशीन होगी किसी और के साथ शेयर्ड एनवायरनमेंट में नहीं होगा। तो इट वुड एक्चुअली वी कैन एक्चुअली से कि आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा यूसेज में without any lagging with the data security, it's going to be really impeccable. आपको जो experience रहेगा, it's going to be amazing on that part. Okay, these are 12 hours plan, and we are very soon coming with the 24 hours plans. तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। More or less हमारा ये प्लान होगा 24 आवर्स का प्लान। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो 9 to 9 लिखा हुआ है सर, यहाँ पे आपको नजर आएगा from 9 AM to 9 PM excluding Sundays. From Monday to Saturday from 9 AM to 9 PM you can use it. Okay, if you are willing to use on Sundays, if you are willing to use before 9 AM, if you are willing to use after 9 PM, then it would attract a nominal charge per hour basis. Okay,
वो चार्जेस क्या हो, ऐसा नहीं है कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, यू कैन वेरी वेल यूज इट, यू कैन यूज इट एनी टाइम यू वांट, बट दैट वुड अट्रैक्ट एडिशनल चार्जेस एक्चुअली। वो चार्जेस क्या होंगे वो G70 में आपको डिटेल में वन ऑन वन बेसिस पे बता सकता है, बट अभी बस मैं आपको एक पूरा क्रक्स बता रहा हूँ कि प्लान कैसे हैं। सो दीज आर 24 आवर प्लान्स, इसमें आप देख सकते हैं कि 9 to 9 या फिर संडेज का कुछ इसमें ऑप्शन नहीं है सच, ठीक है। So this is all from my end. This is all about AWS. If you need to ask any question right now, we can do it. Otherwise, if you want कि दीपक के session के बाद, if you want to ask any question, then we can do it as well. It's completely up to you, sir. एक क्विकली अचिन जी 5 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर राउंड अभी ले लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज आपने बताया कि हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, हाँ बट जी, जितने का प्लान हमने लिया हुआ है उतने ही यूजर एक्टिव रहेंगे। अब हाँ। लाइक कि मैंने एक प्लान लिया फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट, मैं उनका सीए हूँ, उनका जो डायरेक्टर हैं वो 2 डायरेक्टर्स अलग अलग लोकेशन पे हैं और अकाउंटेंट अलग लोकेशन पे हैं। तो हमने दोनों डायरेक्टर्स के लिए एक मेरे लिए और एक अकाउंटेंट के लिए 4 यूजर क्रिएट कर दिए, बट हमने प्लान सिंगल लिया क्योंकि अकाउंटिंग सिंगल प्लेटफॉर्म पे होगी, बाकी लोग सिर्फ व्यू करेंगे। तो बाकी लोगों को जब जब व्यू करना है तो वो किसी एक को इनएक्टिव करके और दूसरे को एक्टिव कर सकते हैं। सर एट अ टाइम्स अगर हम क्लाउड की बात करें, इफ यू हैव अ सिंगल यूजर, तो वहां पे एक तो यूजर्स ही नहीं बन पाएंगे सर, एक्टिव एक ही रहेगा एनी टाइम, नहीं, रादर एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी इनएक्टिव दिखाएगा। हाँ बाकी, लेकिन सर एडमिन तो एक ही रहेगा ना सर, एडमिन को आप इनएक्टिव करके यूजर को एक्टिव नहीं कर पाएंगे ना। ओके, अगर अगर 2 यूजर प्लान लेते हैं उस केस में हम जो यूजर प्लान में ऑफ कोर्स आप लिस्ट ऑफ यूजर्स बना सकते हैं। कितने में कितने का मट्ठा के फ्रंट कितना है उसका? सॉरी, ठीक है। तो 2 यूजर प्लान अगर आप लेते हैं, जैसे 2 टैली अगर आप 2 यूजर लेते हैं, तो उसमें आप दूसरे यूजर्स का, जैसे आपने 4-5 का लिस्ट बना दिया, आपने एक को एक्टिव किया, दूसरे को एक्टिव कर सकते हैं, 2 यूजर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। सुमित जी एक बार सबको म्यूट कर देना, आई थिंक किसी का। हाँ जी, एक बार, यानी कि अगर मल्टीपल यूजर्स हमने क्रिएट कर लिए तो एडमिन किसी भी यूजर को कभी भी इनएक्टिव करके और दूसरे को एक्टिव कर सकता है। यस सर, यस सर, यस सर, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑफ कोर्स एडमिन कुछ भी कर सकता है उसमें। ठीक है, ठीक है। सुमित जी 5 मिनट्स के लिए बस ऑन करते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। Karan ji, we have allowed participant to unmute themselves and ask any query. अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क क्विकली, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सेशन। हेलो हेलो, हाँ जी, बोलिए सर। I have a small query. Might be actually I joined late, so maybe I missed, but I am asking again. Like in case of multiple user, every user will work on the same database, or database will be different for the different users. सर डेटाबेस तो सेम ही होगा ना, जो उनसे आपने डेटा आपने अपलोड किया होगा क्लाउड पे, वो सारे उसी पे ही काम करेंगे सर। उसी पे काम करेंगे। तो माय क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हम डाउनलोड कर सकते हैं किसी के भी डेटा को, तो हम किसी भी सिस्टम की डेटा को डाउनलोड करेंगे तो पूरा ही डाउनलोड होगा वो तो? हाँ सर, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कि यूजर वाइज भी, जैसे आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स को आपने अलग अलग डेटा दिया होता है, किसी ने माई फाइल में डेटा रखा होता है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। ओके 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 तो ओके, वो इन भी दैट होता है ना, केस। बिकॉज आई एम श्योर कि आपके आर्टिकल्स हर कंपनी में, सारे आर्टिकल्स एक ही कंपनी में काम नहीं करेंगे, या करेक्ट। तो ऑन दैट पार्ट यू कैन डू इट। ओके, उनका सिस्टम का वहां से बैकअप आ जाएगा, राइट। और इसमें पैरेलल वर्किंग, यानी कि मल्टीपल यूजर सेम डेटा पे वर्किंग करते हैं तो पैरेलल वर्किंग हो जाएगी, उसमें कुछ हैसल नहीं है। पैरेलल सर कैसे, मतलब क्लाउड पे भी एंड लोकल सिस्टम पे भी? हाँ जी, मल्टीपल यूजर अगर सेम डेटा पे वर्किंग करते हैं तो पैरेलल वर्किंग हो जाएगी, पैरेलल ट्रांजैक्शंस बुक हो जाएगी, उसमें सर वो कोई तो ऐसा जैसे, हैसल नहीं। सर देखिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट अभी है टैली का, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें। ओके, सेम एनवायरनमेंट रहेगा। इट वुड वर्क कंप्लीटली द सेम वे, उसमें 0.001% का भी हमने चेंज नहीं किया है।
द ओनली थिंग इज कि अब हम लोकल से आपको बस क्लाउड पे लेकर जा रहे हैं, वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। दैट्स द ओनली चेंज। अदरवाइज एक चीज है कि कई बार मेरे पास क्वेरीज आती है कि क्या मैं लोकल सिस्टम पे भी यूज कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लोकल सिस्टम पे आपको लाइसेंस सरेंडर करके क्लाउड के ऊपर यू नीड टू रीएक्टिवेट इट। तो इट वुड वर्क अंडर वन एनवायरनमेंट ओनली, आइदर क्लाउड और लोकल। स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं क्लाउड पे सरेंडर करके वापस लोकल पे, जैसे अभी मशीन्स पे स्विच कर सकते हैं हम नॉर्मल लोकल एनवायरनमेंट में, तो वैसे ही इसमें स्विच कर सकते हैं कि जब मुझे लोकल पे यूज करना है तो मैंने क्लाउड पे सरेंडर किया, लोकल पे एक्टिवेट कर लिया, और जब मुझे क्लाउड पे यूज करना है तो मैंने लोकल पे सरेंडर किया एंड क्लाउड पे एक्टिवेट कर लिया। I guess it's doable. I can check with Deepak. Deepak, I'm sure it's possible now. Yes, it is possible, but Yes. हमारी तरफ से सर ये बहुत ज्यादा अगर नंबर ऑफ टाइम हो रहा है ना, तो वो थोड़ा से हमारी तरफ से उसको सस्पिशियस एक्टिविटी टैग हो जाती है, बिकॉज मल्टीपल टाइम एक ही दिन में या हफ्ते में 10-12 बार लाइसेंस का सरेंडर होना और वो होना, तो वैसे खुद के लिए भी सरदर्दी है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी के लिए क्वेरीज यहीं पे ही है इसी पर। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट में अगर कुछ क्वेरीज होगी तो फिर हम दोबारा क्वेश्चन आंसर राउंड Sure, करेंगे। sir, sure. Thank you, Karan sir. Over to you, Deepak. I hope my screen is visible. Yes, it's visible. Okay, thank you. Okay, so now we are going to cover these 4 topics, starting from e-invoicing, then audit trail, digital signature, and finally tally reports in browser. So हम कोशिश करेंगे कि स्टिक करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की रिलेटेड चीज़ों को, बिकॉज डोमेन मुझे यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल आर डोमेन एक्सपर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो ई-इनवॉइसिंग में जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि 20 करोड़, पहले 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनीज को ई-इनवॉइस मेंटेन करना जरूरी था। अभी 20 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं, 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर की जो कंपनियां हैं, एग्रीगेट टर्नओवर की कंपनियां, उनको जो है ई-इनवॉइस बनाना जो है जरूरी है। ई-इनवॉइस बनाने के लिए एक प्रोसेस तो ये है कि आप पोर्टल पे जाके बना सकते हैं, है ना, विच इज ऑलवेज अवेलेबल। बट इफ यू आर यूजिंग टैली प्रोडक्ट and you are on latest release which is 2.1 which is going to come actually, तो उसके साथ आपको ई-इनवॉइस के साथ साथ बहुत सारे नए फीचर भी यूज करने को मिलेंगे। ई-इनवॉइस तो हमने बहुत पहले ही प्रोडक्ट में दे दिया था, बट 2.1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हम सेशन देख रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो 2.1 से जुड़ी हुई हैं। तो जो भी हमारी रिलीज यूज कर रहे हैं टैली की, एटलीस्ट 2.0 के बाद जो रिलीज यूज कर रहे हैं, 2.0 या 2.0.1 यूज कर रहे हैं, उनको पता होगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट से ही ई-इनवॉइस बन सकता है। डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स होंगे वो भी बना रहे होंगे। सो उसको हम यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम कितनी इजिली यहाँ पे कर सकते हैं और क्या स्कोप है। वॉट एवर सोल्यूशन वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट द स्कोप ऑफ दैट, हम विद इन द प्रोडक्ट क्या कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली ई-इनवॉइस के लिए हमें इन सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। ई-इनवॉइस बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब जिस कंपनी के ऊपर ई-इनवॉइस बनाना एप्लीकेबल हुआ है, अगर वो ई-इनवॉइस नहीं बना रहा है तो डेफिनेटली बायर को उसके आईटीसी में भी प्रॉब्लम होगी और उस इनवॉइस को वैलिड इनवॉइस भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई ई-इनवॉइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो कि जिसको भी ई-इनवॉइस एप्लीकेबल है वो पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी गई है जिसके थ्रू आप अपना जीएसटीआर नंबर डाल के देख सकते हैं कि आपके बिजनेस के ऊपर ई-इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। फिलहाल जो भी बिजनेसेस हैं जो इसके परव्यू में आ रहे हैं, डेफिनेटली दे विल रिसीव द कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड वहां पे उनको एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करनी होती है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वहां पे एक एपीआई रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन होता है। अब ये एपीआई रजिस्ट्रेशन क्या है? जब जीएसटी कॉन्सेप्ट में आया था तो उसके साथ साथ एक और चीज कॉन्सेप्ट में आई थी जिसका नाम था जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का बेसिकली काम ये है कि जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं उनको जीएसटी की जो पोर्टल्स हैं, जैसे कि रिटर्न का पोर्टल हो गया, ई-वे बिल का पोर्टल हो गया या ई-इनवॉइस का पोर्टल हो गया, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट, एक ब्रिजिंग का काम करना बेसिकली, कि वो सॉफ्टवेयर जो है उन पोर्टल को सिक्योरली एक्सेस कर सके। ये काम था जीएसपीज का। तो देयर वर अराउंड 30-40 कंपनीज जिनको जो है जीएसपी नॉमिनेट किया गया था। पहले तो लिस्ट बहुत लंबी थी, 65-70 के लगभग थी, बाद में थोड़ी सी और ये कट शॉर्ट करके नाउ इट इज अराउंड 35-40 आई थिंक। सो उसमें टैली भी जो है इज वन ऑफ द जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। सो बाय यूटिलाइजिंग दिस थिंग,
जो जीएसपी की कैपेबिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को यूटिलाइज करके हम अपने प्रोडक्ट से ही आपको डायरेक्ट ई इनवॉइस का जनरेशन, एंड नॉट ओनली ई इनवॉइस, इवन ई वे बिल का भी हम जनरेशन दे रहे हैं विद इन द प्रोडक्ट ही। फिलहाल वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। और आपको इस जीएसपी की सर्विस को यूज करने के लिए ही आपको पोर्टल पे एक एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, वो एपीआई रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन देगा, वहां पे एपीआई रजिस्ट्रेशन करेंगे। एपीआई रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जीएसपी सेलेक्ट करना होता है कि आप किस जीएसपी की सर्विस के थ्रू इस ई इनवॉइस का जनरेशन अपने सॉफ्टवेयर से करेंगे। तो वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। तो देखिए 2 यूजर नेम पासवर्ड बनेंगे, एक आपका पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो एक अलग है। दूसरा यूजर नेम पासवर्ड होगा जो आपका एपीआई का यूजर नेम पासवर्ड होगा। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब भी आपको टैली प्रोडक्ट से अपना ई इनवॉइस बनाना होगा तो आपको एपीआई वाला यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है, ना कि पोर्टल लॉगिन यूज करना है। ठीक है, पहला क्लैरिटी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। और ये सारी चीजें आपकी अगर हो चुकी हैं तो जिस डेट से आपको इनवॉइस क्रिएट करना है उस डेट से आप बिना किसी बिजनेस प्रोसेस में चेंज किए हुए, बिना किसी डेटा एंट्री की प्रोसेस में चेंज किए हुए, आप जैसे वाउचर पोस्ट करते हैं आप उस तरह से वाउचर पोस्ट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू जनरेट द इनवॉइसेस वेरी इजीली। सो लेट्स सी। इनवॉइसेस हमें जनरली B2B एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, सप्लाईज रिलेटेड टू आरसीएम, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, ये सारी जो सप्लाईज हैं, इस तरह की जो सप्लाईज हैं, इन पर हमें ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। सो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए अगर हम विद इन द प्रोडक्ट इसको जनरेट करना चाहें। और ये सिर्फ ई इनवॉइस बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पोर्टल से भी बना सकते हैं हम। हो सकता है कोई जेसन क्रिएटर है उसके थ्रू हम जेसन क्रिएट करके अपलोड कर दें, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट हमें पता है कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद एक जीएसटी ऑडिट जैसी चीज भी आ गई है, जिसके अंदर हमें ये इंश्योर करना होता है कि क्या जो कंपनी है, जो हमारा क्लाइंट है, वो ये सारी चीजें प्रॉपरली अडेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड नॉट ओनली दिस ई इनवॉइस, जीएसटी से जुड़े सारे जो चीजें हैं, चाहे वो ई वे बिल हो, चाहे रिटर्न्स हो, चाहे पेमेंट्स हो, जो भी चीजें, उन सबको प्रॉपरली मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टैली आपको एक एडिशनल एडवांटेज देता है कि आप विद इन द प्रोडक्ट बना तो सकते हैं, साथ ही साथ एक रियल टाइम बेसिस पे आप उसका एक समरी भी देख सकते हैं। यानी कि एट द मंथ एंड आपने अगर क्लाइंट का ई इनवॉइस रिपोर्ट देखा टैली के अंदर, तो आप एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक ई इनवॉइस का स्टेटस जान पाएंगे। एक ई इनवॉइस की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, राइट फ्रॉम क्रिएशन टू कैंसिलेशन, वो पूरी आप वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली स्कोप है इस सोल्यूशन को डिजाइन करने का। सो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, ई इनवॉइस के फीचर को यूज करने के लिए आपको, लेट मी ओपन दिस टैली प्रोडक्ट। ओके, सो इसके अंदर आपको F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करने के बाद जीएसटी ऑप्शन में जाके, और यहाँ पर आप देखेंगे ई इनवॉइस एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये डेमो डाटा है तो जीएसटी वगैरह हमने डमी भरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम, तो पहले इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद जब से वो एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी डेट डालेंगे, जो भी आपका बिल फ्रॉम प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें आपको ई वे बिल भी बनाना है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज मोर देन 50,000, और उसके साथ साथ आपके ऊपर ई इनवॉइस की भी एप्लीकेबिलिटी है, तो आप अगर दोनों एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इस प्रोडक्ट के अंदर है। यानी कि आपको अलग अलग रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, टैली खुद आइडेंटिफाई करेगा कि आपके उस बिजनेस, उस ट्रांजेक्शन पे, उस सप्लाई पे ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी बनना है क्या। अगर बनना है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों की रिक्वेस्ट भेज देगा और एक ही रिक्वेस्ट में आप दोनों क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम इनेबलिंग इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर लेंगे। नाउ जो ई इनवॉइस जनरेट करने का प्रोसेस है वो क्या है कि आपने अपने एएसपी मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, बेसिकली इन आवर केस इज टैली प्राइम, टैली कंपनी, तो उसके अंदर आप एक इनवॉइस जनरेट करेंगे और उस इनवॉइस में जो वैल्यूज हैं उनको एक कोडेड फॉर्म में आप उसको कहाँ भेजेंगे, आईआरपी पे भेजेंगे। आईआरपी इज व्हाट, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कोई भी सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली टैली, दुनिया का कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी जीएसपी की मदद से ही जाएगा। तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनियां जीएसपीज नहीं है वो किसी और जीएसपी की मदद ले सकती हैं। हमारे केस में हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर भी हैं और हम जीएसपी भी हैं, तो हमें किसी और कंपनी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई हमने विद इन द प्रोडक्ट ही आपको ये फीचर दिया हुआ है। सो अभी मैं आपको, क्योंकि सैंडबॉक्स का जो एक्सेस था हमारा, एक जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था टेस्टिंग का, वो काफी समय पहले बंद हो चुका है, तो फिलहाल हमने डेमो पर्पस के लिए इसका एक वीडियो यहाँ पे रखा हुआ है और प्रोसेस बहुत ही ईजी है, मैं आपको नरेट करता चलूंगा।
सो अभी हम देखने जा रहे हैं सिंगल इनवॉइस अपलोड, मतलब कि अगर हमें एक इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। बाद में हम बल्क का भी देखेंगे। सो आप यहाँ पे एक इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो बेसिक जैसे हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं हमें वैसे ही ट्रांजेक्शन पोस्ट करने हैं। इसमें कुछ भी एडिशनल ऐसा नहीं है जो हमें सिर्फ इनवॉइस के लिए करना पड़ेगा। नॉर्मल इनवॉइस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में हमने टैक्स इस पे इंप्लीमेंट कर दिया। अभी आप देखेंगे जैसे ही ये टैक्स इस पे लगा, ऑटोमेटिकली नीचे ऑप्शन आ गया प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। तो ई इनवॉइस से जुड़ी कोई डिटेल अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे इसको यस करके इस ई इनवॉइस की डिटेल को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली बिल टू प्लेस क्या है और शिप टू प्लेस क्या है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको वहां पर भर देना है। देन आगे बढ़ेंगे। द मोमेंट वी विल सेव दिस पर्टिकुलर वाउचर, आप देखेंगे ये पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। सो विद इन द प्रोडक्ट ही जैसे ही हमने वाउचर सेव किया ऑटोमेटिकली हमसे कह रहा है कि आपको इनवॉइस जनरेट करना है क्या, ठीक है। सो लेट्स प्रेस यस। सो जैसे ही हमने इसको यस प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जीएसटीएन तो आपकी कंपनी की डिटेल से आ ही जाएगा, जो आपने कंपनी बनाते वक्त जीएसटी के डिटेल फिल करी होगी उससे आ जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम कई बार हमने देखा है जल्दी जल्दी में लोग पोर्टल का लॉगिन डाल देते हैं इनवॉइस का। यहाँ पे पोर्टल का लॉगिन नहीं डालना है। जो दूसरा लॉगिन एपीआई का आप बनाओगे जीएसपी सेलेक्ट करके, वो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड उसके डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। Now you can see e-invoice generated successfully. The details are updated in the transactions. अब कौन सी डिटेल अपडेट हुई? सारी डिटेल तो हमने पहले से भर रखी थी। तो e-invoice जनरेट होने के बाद 3 डिटेल उसमें भरी जाती है, एक ARN नंबर, IRN नंबर और एक QR कोड। ये 3 चीजें जो है टैली क्या करता है, पोर्टल से उठा के आपके उस ट्रांजेक्शन में पोस्ट कर देता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि किस तरह से ये इसमें दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे एक ये QR कोड आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको IRN नंबर मिल जाएगा 64 अल्फा न्यूमेरिक, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट। कहते ये भी है कि IRN प्रिंट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन QR कोड प्रिंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि QR कोड के अंदर IRN की डिटेल ऑलरेडी होती है। अगर कोई डिवाइस है जिसके थ्रू हम इसको स्कैन कर सके तो हमें IRN वगैरह डिटेल बाकी मिल जाएगी। बट फिलहाल यहाँ पे हम दोनों प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे IRN भी प्रिंट होके आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ रही है, डेट भी आ रही है, साथ में QR कोड भी आ रहा है। नाउ यू कैन गेट दिस प्रिंटेड फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो हमने देखा कि हम किसी एक इनवॉइस को हम कैसे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है कि हर इनवॉइस को बनाया, फिर हमने डिटेल्स पुट करी और फिर हमने इनवॉइस जनरेट किया। ऐसा भी हो सकता है कि हम इनवॉइस एक बार रिकॉर्ड करते चले जाएं और फिर एक साथ ही हमने 10, 12, 50 जितनी भी इनवॉइस है वो हमने एक बार में बना ली। तो बल्क में कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देख रहे हैं। तो बल्क अपलोड के लिए हमने क्या किया, हमने इनवॉइस रिकॉर्ड करते गए। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम इनवॉइस रिकॉर्ड करते गए और जो वो इनवॉइस सेव करते वक्त ऑप्शन आ रहा था डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यस या नो, वहां पे हम नो करते गए। क्यों? क्योंकि हमें बाद में एक साथ सारी जनरेट करनी है। तो हमने तकरीबन 5-6 ट्रांजेक्शन जो भी है वो हमने ऑलरेडी किए और सब में डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस को हमने नो कर दिया। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हम गो टू में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई इनवॉइस। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ई इनवॉइस की पेंडिंग फॉर जनरेशन दिखा रहा है, यानी कि इतनी इनवॉइस है जो जनरेशन के लिए पेंडिंग है, जिसको अभी तक जनरेट नहीं किया गया है। 4 ऐसी इनवॉइसेस हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन 4 जो पेंडिंग इनवॉइसेस हैं इसको हमें एक साथ इसका ई वे बिल जनरेट करना है। या हो सकता है इन 4 में से किन्हीं 2 का करना हो या 3 का करना हो, सिलेक्टेड करना है, बाकी का नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे एक्सचेंज बटन में। एक्सचेंज में ऑप्शन आएगा सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4 हमें नंबर यहाँ पे दिख रहे थे, ये देखिए बहुत ही हल्का सा दिख रहा है अभी, ये जो 4 नंबर यहाँ दिख रहे थे यही 4 इनवॉइसेस हमें यहाँ पे दिख रही है पेंडिंग फॉर जनरेशन।
अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो एक बार में चारों की इनवॉइस बना दें, या फिर यहाँ पे आप स्पेस बटन दबा के, जैसे आपको पता है टैली में स्पेस दबा के सेलेक्ट करते हैं, तो जितने का आपको इनवॉइस बनाना है आप उसको सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक कर देंगे और ये इनवॉइसेस का बन जाएगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने ये 2 सेलेक्ट किए और यहाँ से हम इसको सेंड करेंगे, तो ये 2 के लिए जनरेशन हो जाएगा। अगर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, सेंड करते, तो चारों बन जाते। एंड देन आपको पासवर्ड डालना है। अगेन ये पासवर्ड आपको कब डालना है ये मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा, ये आपको हर बार नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों ई इनवॉइस जो है यहाँ पर अभी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपको मैसेज आ गया कि 2 ई इनवॉइसेस जो है वो जनरेट हो गई है। अगर किसी वजह से कोई ई इनवॉइस रिजेक्ट हो जाती है, किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती है, हो सकता है जीएसटीएन गलत है, जीएसटीएन जो डाला है उसके हिसाब से स्टेट सही नहीं है, या फिर पिन कोड उसके स्टेट से मैच नहीं कर रहा है, एचएसएन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो अगर जितनी रिजेक्ट हो गई होंगी वो भी इसके नीचे समरी में ही आ जाती है कि ई इनवॉइस रिजेक्टेड, उसके आगे उसका काउंट आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे केस में 2 की दोनों ई इनवॉइसेस बन गई है, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई है। तो अब देखेंगे यहाँ सिर्फ 2 बची है पेंडिंग, क्योंकि 2 को हमने बना दिया। अब हम बिना सेलेक्ट किए सेंड कर रहे हैं, तो बाकी 2 भी यहाँ पे बन जाएंगी। तो अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो वो जितनी भी पेंडिंग इनवॉइसेस होंगी उन सबको जो है ई इनवॉइस के लिए प्रोसेस कर देगा। सो नाउ वी डोंट हैव एनी पेंडिंग इनवॉइसेस। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी तक पेंडिंग के अंदर ये 4 आ रहे थे, अब ये आ रहा है आईआरएन जनरेटेड, आईआरएन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम, यानी कि ये रिक्वेस्ट हमने ई इनवॉइस सिस्टम पे भेजी, आईआरपी पे भेजी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भेजी, और वहां से ये 4 इनवॉइसेस के ई इनवॉइसेस क्रिएट होके हमारे पास आ गए हैं। आप इस पे फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको ये डिटेल भी जो है यहाँ पर दिख जाएगी, वाउचर वाइज बेसिकली। एंड अगर आप इस पे डिटेल में जाते हैं, जैसा कि शॉर्टकट की सभी को पता है टैली में, और उसमें आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईआरएन, सप्लायर जीएसटीएन, कब ये आईआरएन जनरेट हुआ है, ठीक है, मेन एचएसएन क्या है और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर ही बल्क में देख सकते हैं आप। तो इस तरह से सिंगल और बल्क जनरेशन दोनों पॉसिबल है इसके अंदर। आप चाहें तो ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के तुरंत बाद भी बना सकते हैं और ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के बाद बल्क में भी बना सकते हैं। अब आगे आते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका हमने एक एग्जांपल लिया था कि ई इनवॉइसेस के साथ साथ अगर आपको ई वे बिल भी बनाना है, तो ये टैली ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा कि आपने ई वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी दी हुई है, मतलब कितने अमाउंट के बाद आपको वे बिल बना देना है। जैसे इंटर स्टेट में तो हर जगह 50,000 ही है, बट विद इन द स्टेट कई स्टेट्स ने 1 लाख तक भी लिमिट जो है कर रखी है, तो वो आपको टैली में कन्फिगर करना होता है। तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आपको लोकल और इंटर स्टेट में ई वे बिल की लिमिट कितनी रखनी है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी इंटर स्टेट की लिमिट है और ये इंट्रा स्टेट की लिमिट है, तो आप यहाँ पे भर देंगे और उसके हिसाब से टैली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका ट्रांजेक्शन लोकल है या इंटर स्टेट है, और उसमें जो लिमिट है उस लिमिट से अगर ऊपर जाएगा तो वो ई इनवॉइस के साथ साथ आपको ई वे बिल का भी ऑप्शन वहां पर देने लगेगा। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम दोनों को एक साथ जनरेट कर सकते हैं। So let's see, we are posting a trade transaction. एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये ई वे बिल की डिटेल्स आ रही है बेसिकली, है ना, जैसे कि बिल फ्रॉम बिल कहाँ से हो रहा है और डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, बिल किसको हो रहा है और डिस्पैच कहाँ पे हो रहा है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर हैं। इसमें एक चीज आपको जो हमने सहूलियत इसमें दी हुई है वो ये है डिस्टेंस की। तो वैसे तो डिस्टेंस आप गूगल मैप पे वहाँ कहीं से नहीं भर सकते, उसके लिए आपको जो पोर्टल दिया गया है उस पर पिन टू पिन डिस्टेंस चेक करके तब डालना पड़ेगा। लेकिन टैली के अंदर हमने क्या टेक केयर किया है कि अगर आपने किसी 2 पिन के बीच का डिस्टेंस एक बार डाल दिया, सो लेट्स से 560001 एंड 560041, इन दोनों पिन के बीच का डिस्टेंस हमने 8 किलोमीटर डाल दिया है। अब दोबारा अगर आप फ्यूचर में कभी इन दोनों पिन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस सब्सिक्वेंट वाउचर्स में फिल हो जाएगा, आपको बार बार वो वाउचर में जो है डिस्टेंस जो है भरना नहीं पड़ेगा। दैट बेनिफिट वी हैव गिवन ऑन दिस स्क्रीन।
सो ये ई वे बिल की डिटेल्स है, इसको हम फिल करने से ई वे बिल हमारा क्रिएट हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन आ रही है ये ई इनवॉइस की डिटेल आ रही है बेसिकली। तो इससे पहले वाली स्क्रीन, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन पे दोनों चीजें एप्लीकेबल है, तो फिलहाल यहाँ चीजें ऑटोमेटिक फिल है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही आप सेव करेंगे आपसे पूछेगा क्या आप इस वाउचर का ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी समय बन जाए तो आप यस करेंगे। अगेन अगर आप बल्क में चाहते हैं बनाना तो आप इसको नो कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने इसको यस कर दिया यहाँ पे। तो ये जो पासवर्ड है जो बार बार आ रहा है, एक्चुअली डेमो पर्पस के लिए इसलिए आ रहा है। अदरवाइज आप एक बार पासवर्ड जब एंटर कर देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो 6 घंटे के लिए स्टोर रहेगा जब तक कि आप टैली बंद नहीं कर देते। ठीक है। सो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज, 1 सेकेंड, आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं कि ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों जो है जनरेट हो गए हैं। लेट्स सी इन द वाउचर, इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा IRN जैसे पहले जनरेट हुआ था वैसे आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर ई वे बिल नंबर भी प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक ई वे बिल नंबर हो गया, लेकिन हमें ई वे बिल डिटेल प्रिंट आउट में भी चाहिए, तो वो भी इसके नेक्स्ट पेज पर हमें डिटेल ई वे बिल का प्रिंट आउट भी यहाँ पर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, सो अब ये सेकंड पेज पे हम देख सकते हैं ये पूरा ई वे बिल का डिटेल फॉर्मेट है कि उसका IRN क्या है, ई वे बिल क्या है, ई वे बिल का नंबर क्या है, ठीक है, कहाँ से किसको डिस्पैच हो रहा है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, डिटेल सब कुछ जो ई वे बिल में होती है वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ई इनवॉइस के साथ साथ आप ई वे बिल भी कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो विद इन द वाउचर अगर आप देखिए तो सारी डिटेल अपने आप यहाँ फिल हो गई है। जब आप आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN नंबर अपने आप फिल हो गया है। तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ, जैसे हम लोगों ने बैंक रिको यूज किया होगा टैली के अंदर, तो उसमें क्या होता है वो ऑटोमेटिक बैंक डेट और उसका जो ऑटोमेटिक रिको होता है टैली के अंदर, जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो क्या करता है वो सारे URN नंबर और सब कुछ जो है वो सेव कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, आपको कुछ भी यहाँ पे रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा डेटा जो जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिक वाउचर्स में जो है, चाहे वो ई वे बिल हो, चाहे IRN हो, चाहे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, चाहे उसकी डेट हो, वो सब कुछ जो है यहाँ पर सिंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन केस मान लीजिए ये जो ऑनलाइन क्रिएशन का काम है ये तब पॉसिबल है जब आपके सिस्टम से कनेक्टिविटी चालू हो और पोर्टल प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने सिस्टम से कुछ कनेक्टिविटी नहीं करा पा रहे। ठीक है, हमारे सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हम कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्ट टैली से नहीं बना पा रहे, कुछ इशू आ रहा है, लेकिन पोर्टल पे काम चल रहा है, पोर्टल हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह के एक्सट्रीम सिनेरियोज के लिए भी हमने इसमें प्रोविजन रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट टैली से, अगर आप किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं बना पा रहे हैं तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। आप डायरेक्ट जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस जेसन फाइल को आप पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं प्रोडक्ट में दिखा देता हूं आपको। तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। तो जैसे हम यहाँ पे गए थे सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग में, तो सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग डिटेल्स आपको दिख रही हैं कि ये सारे ई इनवॉइसेस हैं जो अभी तक बने नहीं है, पेंडिंग है। एंड मान लेते हैं कि मैं अभी अपने प्रोडक्ट से इसको डायरेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, उसमें कुछ एरर थ्रो कर रहा है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको रिजॉल्व कर सके, लेकिन पोर्टल पे वो काम कर रहा है, पोर्टल पे ई इनवॉइस अभी बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जितने भी आपको ई इनवॉइस बल्क में बनाने हैं जेसन के थ्रू, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं करने हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको सेंड के बजाय ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पोर्टल पे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे इस एग्जांपल में नहीं हो पा रहा है। तो उस जगह हम क्या करेंगे, ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इन सब का जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट होगा।
अलग अलग फाइलें क्रिएट नहीं होंगी, एक फाइल के अंदर इन सबका रिकॉर्ड होगा और उस एक फाइल को आप क्या कर सकते हैं, पोर्टल पे एक बार में अपलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर वहां पे ई इनवॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। जो हमने बात बताई थी कि हम सारी ई इनवॉइस का जो भी पूरा ट्रैक है वो उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं। सो वेयर इज दिस रिपोर्ट, वी कैन एक्सेस दिस रिपोर्ट फ्रॉम गो टू ई इनवॉइस। और अब यहाँ पे आप देखेंगे इतनी सारी बकेट्स हैं जिसके अंदर हमने आपके ई इनवॉइस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, मतलब ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। वो करेक्शन क्या है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि कायदे से यहाँ पे 600 रुपए का टैक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे अभी ट्रांजेक्शन में कोई भी टैक्स नहीं लगा है, तो इसको हमें करेक्ट कर देना है। इसके बाद मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी या ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग या इनवैलिड है, तो आप इस पे एंटर करोगे तो आपको ये डिटेल भी मिल जाएगी कि बिल टू प्लेस स्पेसिफाई नहीं है, कंसाइनर या कंसाइनी स्पेसिफाई नहीं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आता है रिजेक्टेड बाय इनवॉइस सिस्टम, यानी कि अगर आपने इनवॉइस बनाया और वो रिजेक्ट हो गया तो वो भी अलग से दिखाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इसके रिजेक्शन का जो रीजन था वो ये था कि 7291 जो HSN इसमें यूज किया गया इस वाउचर में वो इनवैलिड है। साथ ही साथ पेंडिंग कितने हैं जनरेशन के लिए और कैंसिलेशन के लिए। यस, आप टैली से इनवॉइस कैंसिल भी कर सकते हो, आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपने कितनी इनवॉइस एक्सपोर्ट करी हुई है बनाने के लिए। देन कितने ऐसे वाउचर हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उनके IRN से मैच नहीं कर रही। ऐसा कब हो सकता है, आप एक मल्टी यूजर में काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट में और आपने एक इनवॉइस जनरेट करी, और ऐसा हो सकता है कि किसी और यूजर ने अनइंटेंशनली उसको जो है चेंज कर दिया, गलती हो गई, चेंज हो गया। तो IRN जनरेट होने के बाद अगर वाउचर में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो अलग से यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वो वाउचर्स है जिनमें IRN बनने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। देन IRN अपडेटेड विदाउट QR कोड, तो ये क्या होते हैं, ये जनरली वो वाउचर्स है जिनके अंदर आपने मैनुअली IRN फिल कर दिया है। लेकिन IRN तो आपने फिल कर दिया, IRN कैसे फिल करेंगे, मान लीजिए ये पेंडिंग वाले में आप गए और इसमें इसको ओपन कर लिया और इनवॉइस में आपने जाके यहाँ पर पोर्टल से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मान लीजिए सारी डिटेल आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, IRN सब आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्योंकि इसके अंदर IRN तो आ जाएगा लेकिन QR कोड नहीं आएगा, इसलिए ऐसे जो ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका QR कोड भी चाहिए तो आप इस पे एंटर करिए और एंटर करने के बाद आप सीधे गेट IRN पे क्लिक करिए। अब ये गेट IRN बटन बहुत ही बढ़िया बटन दिया गया है। इसका यूटिलिटी क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइस बना दिया, अब आपको वो डिटेल अपने टैली के डेटा में सिंक करनी है, तो आपको टैली में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, सारी चीजें डालनी है और उस ट्रांजेक्शन में आके आपको गेट IRN इन्फो कर देना है। जैसे ही आप गेट IRN इन्फो करेंगे, टैली चेक करेगा कि पोर्टल पे क्या इस डिटेल से जुड़ी हुई कोई इनवॉइस बनी है, अगर बनी होगी तो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके टैली में फीड कर देगा, आपको दोबारा वाउचर पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने एक केस लिया था जिसमें हमने जेसन के थ्रू बनाया था, तो जेसन के थ्रू बनाने पे क्या हुआ, टैली के अंदर तो QR कोड नहीं आया लेकिन पोर्टल के ऊपर वो QR कोड चला गया है, तो वो QR कोड हमें अब टैली के अंदर चाहिए, तो हमें दोबारा कुछ नहीं करना, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन पे जाके हमें गेट IRN इन्फो करना है। टैली सारी डिटेल खुद पोर्टल से उठा के उसको प्रोडक्ट के अंदर फिल कर देगा। देन नो द स्टेटस ऑफ ईच इनवॉइस, जैसा हमने देखा जनरेट, कैंसिल्ड, रिजेक्टेड, ये जितने भी IRN है वो सारे के सारे हम यहाँ पर उसका स्टेटस अपनी इस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक IRN रजिस्टर भी दिया गया है जिसके थ्रू आप एक समरी व्यू भी इसका एक सिंगल स्क्रीन पे देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपडेट IRN, मैंने आपको बताया गेट IRN इन्फो का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। दैट सिनेरियो वी हैव कवर्ड। सो ये गेट IRN फ्लो की बात यहाँ पे एक वीडियो के फॉर्म में भी आप देख लीजिए ताकि और ज्यादा विजिबिलिटी आपको मिल जाए इस चीज की। सो लेट्स से वी आर एक्सेसिंग दिस, और यहाँ पर ये हमारा इनवॉइस का रिपोर्ट है बेसिकली, और यहाँ पर हमने क्या किया है, IRN को मैनुअली अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसमें मैनुअली मतलब पोर्टल से कॉपी करके या कैसे भी करके हमने फिल कर दिया है। अब हमें इसके अंदर एक्चुअल जो है IRN हमें पोर्टल से चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए गेट IRN इन्फो का बटन होता है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपके क्रेडेंशियल है वो आप डालेंगे। अगेन अगर ये 6 घंटे के अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो पिक करेगा, आपको दोबारा पासवर्ड नहीं डालना है।
क्योंकि मैनुअली अगर आप आयरन भरेंगे तो उसके अंदर क्यूआर कोड फिल नहीं होगा, तो क्यूआर कोड भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि क्यूआर कोड मैंडेटरी है, आयरन ऑप्शनल है। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो गई। अब आप जब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो इसमें क्यूआर कोड भी आ जाएगा, जहां पे भी ओपन करेंगे प्रिंट करेंगे तो क्यूआर कोड भी प्रिंट होगा और साथ में उसका जो आयरन नंबर है वो भी उसके अंदर प्रिंट होके आएगा। ये देखिए, ठीक है, इसका प्रीव्यू शायद इस वीडियो में है या नहीं है, अभी देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए इसका प्रीव्यू ले रहे हैं अभी हम, तो ये देखिए क्यूआर कोड भी इसके अंदर आ गया। तो पहले हमने मैनुअली डाल रखा था, लेकिन अब हमने क्यूआर कोड अपडेट कर दिया। जैसे ही गेट आयरन इन्फो किया तो क्यूआर कोड भी इसके अंदर अपडेट हो गया है। सो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। In the same way, we can cancel this IRN or cancel the e-invoice. So let's say मान लीजिए हमने यहाँ पे IRN generation किए हुए हैं, let's say इसी को ले लेते हैं, और इसमें से किसी पर्टिकुलर आयरन को हमें कैंसिल करना है, तो हम यहाँ से कैंसिल आयरन पे जाके विद इन द प्रोडक्ट यहीं से हम कैंसिल पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये पोर्टल पे जाके क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर ई इनवॉइस के साथ साथ अगर किसी ट्रांजेक्शन का ई वे बिल भी बना हुआ है तो पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके वो ई इनवॉइस कैंसिल होगी उसकी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट आप इनवॉइस कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। ओके, बाकी रिजेक्टेड का ऑप्शन मैंने दिखाया कि अगर रिजेक्ट होगा तो आपको अलग से पता चल जाएगा। अब ये जो ई इनवॉइस का जो लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हमने दिखाने की कोशिश की, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि टैली से आप क्लिक करोगे वो इनवॉइस बनेगा नहीं, कुछ एरर आ जाएगा कि सर्विसेज एक्टिव नहीं है वगैरह वगैरह। तो एक कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि टैली के सर्विसेज में प्रॉब्लम है या पोर्टल के सर्विसेज पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। उस वेब पेज पे आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप जाएंगे, वो वेब पेज है बेसिकली status.tallysolutions.com। तो status.tallysolutions.com पे आप जाएंगे तो ये पेज आपको सामने दिख जाएगा। इसमें क्या है, आपको एक तरफ तो टैली की सर्विसेज दिखा रहा है और उनका स्टेटस दिखा रहा है, दूसरी तरफ आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल एक आ रहा है, यहाँ पे दो आते हैं, ई इनवॉइस और ई वे बिल। तो इन केस अगर गवर्नमेंट के पोर्टल से कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है उसमें आपको ये दिख जाएगा कि वो या तो मेंटेनेंस में है या सर्विस डिस्टर्ब हो चुकी है या अवेलेबल है, वो आपको दिख जाएगा। तो इससे आपको ये पता लग पाएगा कि प्रॉब्लम किस एंड पे है। अगर टैली की सर्विस मेंटेनेंस में है, डेफिनेटली मेंटेनेंस हर पोर्टल का होता है, तो मान लीजिए किसी वजह से टैली का अगर सर्वर मेंटेनेंस में है तो आप क्या करिए, जेसन एक्सपोर्ट करके और उसको पोर्टल पे डाल के बना लीजिए। इन केस अगर पोर्टल ही अंडर मेंटेनेंस गया हुआ है तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब तो आपको वेट करना पड़ेगा कि पोर्टल की सर्विसेज रिज्यूम हो, तब आप जो है उसको बनाना स्टार्ट करें। सो ये कंफ्यूजन ना हो, यूजर के दिमाग में, माइंड में ना है, तो उसके लिए हमने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है status.tallysolutions.com। So with this solution we are trying to help our customers so that they need not to go out from the product for e-invoicing। प्रोडक्ट के अंदर ही वो सारा काम जो है वो कर सके, right from creation to cancellation। Now we move to the second point which is audit trail। ऑडिट ट्रेल के अंदर जो रिसेंट नोटिफिकेशंस हैं, वैसे तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें ही इंप्लीमेंट होना था, बट somehow it got deferred and now from 1st April 2022 it is going to be implemented। According to this notification, जो भी कंपनियां एमसीए के परव्यू में आती हैं उन सभी कंपनीज को जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी हो। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर 4 चीजें उन्होंने बहुत ही क्लियर करी हैं। सबसे पहली चीज ये कि जो भी कंपनियां एमसीए के अंदर आ रही है उनको ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यही यूज करेंगे जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल हो। दूसरा, जो भी ऑडिट्स आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हो रहे हैं उसका एक ट्रेल मेंटेन होना चाहिए। तीसरा, उसके साथ डेट की स्टैंपिंग होनी चाहिए, यानी कि किस डेट पर आपने ये चेंजेस किए हैं। और चौथा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने ऑडिट ट्रेल का फीचर अगर आपके ऊपर वो इंप्लीमेंट होना है तो वो थ्रू आउट द ईयर आपने यूज किया हो, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी उस फीचर को टेम्पर ना किया गया हो। तो ये 5 चीजें हैं जो उस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखी गई हैं। एक चीज जो उस नोटिफिकेशन में नहीं है वो है कि जो उन्होंने टर्म लिखा है कि ऑल काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन और एडिट्स, जो उसमें एक टर्म यूज किया गया उसको डिफाइन नहीं किया गया कि एडिट या मॉडिफिकेशन का स्कोप क्या है। ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में देखें तो कुछ नया क्रिएट करना भी एडिट है, जो एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई करना भी एडिट है, और जो
है उसको डिलीट कर देना भी एडिट है, क्योंकि इन तीनों ही एक्टिविटी से डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा आपके। तो इसलिए हमने अपनी इंटरप्रिटेशन के बेस पे एक सोल्यूशन डिजाइन किया है, और आप सभी लोगों के सामने सोल्यूशन दिखाने का एक पर्पस ये भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिल सके, ताकि हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकें। ठीक है, सो लेट्स सी. So according to the notification issued by the MCA, accounting software for maintaining books of account used by businesses that fall under purview of MCA should have an audit trail edit log feature. तो ये फिलहाल नोटिफिकेशन हमने शॉर्ट में रखी है। जो इसकी दूसरी नोटिफिकेशन है उसके अंदर काफी डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या 3-4 लाइनें हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी ऑलरेडी। अभी ये प्रोडक्ट के अंदर कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। So let me open a different set data. Okay. So जैसे ही हम कोई डेटा ओपन करने चलेंगे इस पे, जैसे मान लीजिए आप अभी रिलीज 2.1 पे नहीं है, मार्केट में आएगा तब आप 2.1 पे आएंगे। तो 2.1 पे आने के समय जैसे ही आप अपना डेटा इसमें ओपन करेंगे, ये आपसे माइग्रेशन के लिए पूछेगा, जो कि बेसिक माइग्रेशन है जो हम जनरली करते आ रहे हैं। जब भी लोअर से हायर वर्जन में जाते हैं तो हमें जो है माइग्रेशन करना होता है। 1 सेकेंड, एक चीज और मैं पहले यहाँ जाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे टैली की 2 आइकन्स आपको दिख रही हैं, एक दिख रहा है टैली प्राइम और दूसरा दिख रहा है टैली प्राइम एडिट लॉग। इसको पहले समझ लेते हैं 2 मिनट में। तो ये जो नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया है, ये सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो एमसीए के परव्यू में आएंगी। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एनबीएफसी, सेक्शन 8 और कंपनीज ओन्ड बाय जीओआई, कंपनी ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी कंपनियां तो आ जाएंगी, लेकिन एलएलपीज, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारी कंपनियां ये सारी एंटिटीज जो है इस नोटिफिकेशन से बाहर है। यानी कि कुछ ऐसे सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको तो मैंडेटरी है कि वो यूज करें, और कुछ ऐसे हैं जो वॉलंटरी करना चाहे तो करें, अदरवाइज मैंडेटरी उनके लिए नहीं है। तो इन दोनों तरह की कंपनीज को केटर करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए हमने 2 EXCs मार्केट में निकाली है। यस, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से टैली के 2 वेरिएंट्स होंगे। कोई भी रिलीज आएगी उसके 2 वेरिएंट होंगे, एक होगा एडिट लॉग का, एक होगा रेगुलर टैली प्राइम का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? नोटिफिकेशन साफ कहता है कि जो भी कंपनियां एडिट लॉग के अंदर आ रही हैं उनको अपना सॉफ्टवेयर पे ये फैसिलिटी डिसेबल नहीं करने देनी है। तो इसलिए हमने टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन दिया है उन कंपनीज के लिए जो इस नोटिफिकेशन के अंडर आती है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के टाइम पे आप इस फीचर को डिसेबल नहीं कर पाएंगे। यानी कि एडिट लॉग को डिसेबल करने का कोई ऑप्शन उसके अंदर नहीं होगा। जबकि दूसरा जो टैली प्राइम रेगुलर रिलीज है, रेगुलर में सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कह रहा हूं, तो टैली प्राइम जो रेगुलर वर्जन है उसके अंदर एडिट लॉग का ऑप्शन तो है, लेकिन उसको आप यूजर अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकता है। लेकिन ये उन कंपनियों के लिए जिनके ऊपर ये नोटिफिकेशन नहीं लगता और वो वॉलंटरली इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टैली प्राइम एडिट लॉग। So let's open this company. तो ये हमने कंपनी ओपन कर ली है। कुछ ये डेमो डेटा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन पहले से हुए हैं। मैं फिलहाल कुछ ट्रांजैक्शन और कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लेवल की चीजें देखते हैं। तो लेट्स से हमने एक ट्रांजैक्शन पोस्ट किया, फिलहाल अभी मैं टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेजर फोकस ऑडिट ट्रेल को देखने का है, तो मैं टैक्स को स्किप कर रहा हूँ। हमने एक ट्रांजैक्शन पोस्ट किया। अब एडिट की जो डेफिनेशन देखें उसके हिसाब से तो ये एडिट हुआ डेटा में, क्योंकि ट्रांजैक्शन में वैल्यू थी और वैल्यू ने हमारे फाइनेंशियल्स को भी इंपैक्ट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये भी हमें एडिट लॉग के परव्यू में लाना था। तो हमने क्या किया है, जब आप इस वाउचर को ओपन करोगे, तो ये अभी वाउचर है जो हमने इसको पोस्ट किया था, इसका भी एडिट लॉग का ट्रेल जो है उसमें मेंटेन हुआ है। तो वो कहां से आप देखेंगे, तो इसके लिए हमने जो ऑप्शन दिया है वो रिलेटेड रिपोर्ट्स में दिया है। अंडर रिलेटेड रिपोर्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे एडिट लॉग का ऑप्शन है, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पे ऑल्ट क्यू दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वाउचर से ऑल्ट क्यू प्रेस करके भी इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेस करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्टिविटी, वर्जन, यूजर नेम और किस डेट में कितने बजे जो ये एक्टिविटी की गई थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मैं इसको दोबारा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं, सो लेट्स से यहां पर हमने 100 के बजाय इसको 120 कर दिया, और अब हम इसको सेव करते हैं। नाउ अब अगर हम इस वाउचर का
एडिट लॉग देखेंगे, यानी कि अगेन इफ आई प्रेस ऑल्ट क्यू, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ट्रैक्स मेंटेन हो गए, एक क्रिएटेड का जो कि 5:16 पे था, और दूसरा अल्टरेशन का जो कि 5:17 पे था, और ये दोनों एक ही यूजर ने किया हुआ है। अब ये तो हमारे पास ट्रैक मेंटेन हो गया, अब लेकिन क्या चेंज हुआ ये भी हमें देखना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सो लेट्स से हम पहले फर्स्ट वर्जन को देखते हैं। तो क्रिएटेड के टाइम पे हमने क्या क्रिएट किया, उसका वर्जन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीजें हमने वाउचर के अंदर एंटर करी थी। ठीक है, बिल एलोकेशन है, लेजर एंट्रीज है, सेल्स अकाउंट है, इन्वेंट्री डिटेल है और बेसिक डिटेल्स है। फिर जब हम वर्जन 2 पे जाते हैं तो यहां से हम देख पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या किया गया था, यानी कि वर्जन 1 में क्या था और वर्जन 2 में क्या था। तो वर्जन 1 में पहले क्या था, 1500 रुपए था, 100 पीस था, हमने बाद में बढ़ा के उसको कितना कर दिया, 120 कर दिया। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि ये चीज किस यूजर ने करी थी और कब और कितने बजे करी थी, ये डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आप कहोगे कि हमने तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज की थी, हमने तो सिर्फ उसको 100 से 120 किया था। तो फ्रंट एंड पे हमने सिर्फ एक जगह चेंज किया, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट इंपैक्ट जो है कई फील्ड पे पड़े। जैसे कि हमने जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाया तो उसके साथ साथ वाउचर का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि इन्वेंट्री एलोकेशन का अमाउंट बढ़ गया। देन जो हमारा डिफॉल्ट बैच डिटेल होती है, गोडाउन डिटेल, उसमें इंपैक्ट पड़ गया। साथ ही साथ सेल्स के अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ गया। अर्लियर सेल्स वाज फॉर 1500, नाउ इट इज विद 1800। पार्टी के आउटस्टैंडिंग में फर्क आ गया, और इसी के साथ साथ हमारे बिल रेफरेंसेस में फर्क आ गया। तो जहां पर भी पॉसिबल चेंजेस हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये कब तक ट्रैक करेगा, मतलब 1, 2, 3, 4 क्या कोई लिमिट है? तो ऐसी कोई लिमिट नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, दैट्स व्हाई वी हैवंट रिस्ट्रिक्टेड इट येट। हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि ये 5 वर्जन रखेगा, 10 वर्जन रखेगा। आप जितने वर्जन चेंज करते जाएंगे उतने वर्जन यहाँ पर बनते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, सो लेट्स से एक्सेस इट फ्रॉम डे बुक। सो डे बुक में अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं ऑल्ट क्यू से, तो आप देखिए यहाँ पे जबकि 4 दिखा रहा है, तो किस यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी की है वो आपको यहाँ पर लिस्ट आउट हो रहा है। आप किसी भी एक एक्टिविटी पे एंटर करके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं कि पुराने वर्जन में क्या था और जो वर्जन आपने सेलेक्ट किया है उस वर्जन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप ये डिटेल देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगली चीज एक करके देखते हैं। ये तो था ट्रांजैक्शन बनाना और उसमें मॉडिफिकेशन करना, तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा चेंज क्या हो सकता है, कैंसिलेशन। वाउचर कैंसिल भी होता है। वाउचर कैंसिल करेंगे, हमारे फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट पड़ेगा, जो वाउचर अमाउंट होगी वो खत्म हो जाएगी, तो हमारी सारी वैल्यूज माइनस में चली जाएगी। तो लेट्स से हमने अगर ये वाउचर जो है यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, ये सेल्स का वाउचर है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए, ये हमने कैंसिल कर दिया। अब ये वाउचर तो कैंसिल हो गया, तो जो बेसिक बिहेवियर कैंसिलिंग का है टैली में वो क्या है कि आपको दिखाता है कि आपने वाउचर कैंसिल किया है, बट जब आप एंटर करते हो तो इसके अंदर आपको कोई भी फिगर नहीं मिलती है। बट क्योंकि अब एडिट लॉग की एप्लीकेबिलिटी इस कंपनी पर है और आप एडिट लॉग की EXE यूज कर रहे हो, तो आपको इसका भी लॉग मेंटेन होगा और आप उसको भी देख पाएंगे। तो अगेन शॉर्टकट की सेम, आप ऑल्ट क्यू प्रेस कीजिए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि कब ये क्रिएट हुआ था, कब अगर रीसेव हुआ है तो भी आपको दिखा देगा, अल्टरेशन हुआ है, एंड फाइनली क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होने पर इसका जो स्टेटस था वो क्या था, इसमें वैल्यू क्या थी, आपको वो देखना है। आप एंटर करके वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसकी फिगर क्या थी, इसके अंदर किस पार्टी का वाउचर था, कितने अमाउंट का था। ठीक है, वो सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एडिट लॉग आपको हेल्प करेगा कि अगर कोई वाउचर कैंसिल हो गया है तो उसकी भी ट्रैकिंग जो है किस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप चाहें तो डिलीटेड वाउचर्स की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मान लीजिए हमने इस वाउचर को डिलीट कर दिया है, ये पर्टिकुलर वाउचर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट होने के बाद बेसिक बिहेवियर टैली का होता है कि वो डिलीटेड वाउचर शो नहीं करता है, क्योंकि वो तो हमारे वैल्यू से या हमारी रिकॉर्ड से हट गया। ठीक है, जस्ट कैंसिलेशन का उल्टा। लेकिन क्योंकि डिलीशन से हमारे फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट पड़ रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ एडिट और मॉडिफिकेशन इन आवर डेटा, वी आर हैविंग ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट फॉर दिस एक्टिविटी ऑल्सो। सो व्हाट we'll do for that, we need to click on basis of value, and from basis of value you can see there is a filter has been provided, include deleted voucher. So once you press enter here it will turn to yes, और उसके बाद जब आप escape करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी deleted voucher होंगे वो भी आपको यहाँ पर शो करने लगेंगे। अब इसमें से जो हमने डिलीट किया है हम उस पर एंटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये फिलहाल 16 जनवरी का है तो ये हमने डिलीट नहीं किया है,
ये हमारा आज का डिलीट किया हुआ वाउचर है। ठीक है, ये हमने आज डिलीट किया, और डिलीट करने के टाइम पे क्या इसकी फिगर्स थी वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी वाइज भी रिकॉर्ड रखा है, यानी कि अगर क्रिएशन जो हो रहा है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंपोर्ट करके हुआ है। मान लीजिए बहुत सी कंपनियां करती कस्टमाइजेशन बनवा लेती है, या बहुत सी कंपनियों ने पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करवा रखा है, या उनका कोई बिलिंग का सॉफ्टवेयर अलग है उसके साथ टैली में इंटीग्रेशन करवा रखा है। तो अगर किसी इंटीग्रेशन के थ्रू इंपोर्ट होके वाउचर्स आ रहे हैं तो वो आपको क्लियरली यहाँ मेंशन होगा कि ये इंपोर्ट के थ्रू क्रिएट हुआ है या इंपोर्ट के थ्रू अल्टर हुआ है। इसी तरह अगर सिंक के थ्रू बना है, डेटा सिंकिंग आपने की है तो सिंक के थ्रू क्रिएट हुआ है तो क्रिएट ड्यू टू सिंक, अल्टर ड्यू टू सिंक वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको बेसिकली जो है वो डिफाइन किया है। और अभी हमने जो देखा वो देखा कि ट्रांजैक्शंस में किस किस तरीके से हम इन चीजों को देख सकते हैं, किस तरीके से हम डिलीटेड ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कैंसिल देख सकते हैं, जो नया क्रिएट किया है वो देख सकते हैं, या फिर जो मॉडिफाई किया है वो उसका क्या मॉडिफिकेशन है वो देख सकते हैं। इसके साथ अगर हमें बल्क में ये देखना है कि हमने कितने वाउचर ऐसे हैं जो अल्टर्ड हैं, मतलब सिर्फ अल्टर्ड देख रहे हैं, तो शो रिपोर्ट फॉर ये ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, इसमें ऑप्शन है अल्टर्ड वाउचर, आप इस पे जाइए। अब आपको जो भी वाउचर दिखा रहा है एक्सेप्ट डिलीट और कैंसिल को छोड़ के जो भी वाउचर दिखा रहे हैं इन सब में कोई ना कोई अल्टरेशन हुआ है। सो लेट्स प्रेस एंटर हियर, प्रेस ऑल्ट क्यू, तो ये देखिए ये इसकी अल्टरेशन हुई है। डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है कितने ऐसे हैं जो अल्टर नहीं हुए हैं तो अगेन आप बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाइए और यहाँ पे नॉन अल्टर्ड ले लीजिए। अब जो वाउचर आपको दिखेंगे नॉन अल्टर्ड है, मतलब इसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ क्रिएशन हुआ है, क्रिएशन के बाद इसका कोई अल्टरेशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, सो बाय दिस वे वी आर ट्रैकिंग दिस ऑडिट ट्रेल। सेम वी हैव सेम फैसिलिटी वी हैव प्रोवाइडेड फॉर दिस लेजर ऑल्सो। अगर आप लेजर में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए B2B इंटरप्राइजेस है और इसका हम ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अगेन रिलेटेड रिपोर्ट्स में ही आपको वो चीज भी दिख जाएगी। तो शॉर्टकट की इज ऑल्ट क्यू, तो आप ऑल्ट क्यू प्रेस करिए, आपको सारी ट्रेल मिल जाएगी कि कब क्रिएट हुआ था, कब रीसेव हुआ था, कब अल्टर हुआ था, और अल्टर हुआ था तो क्या अल्टर हुआ था। यानी कि प्रीवियस वर्जन में इसका GSTN ओपनिंग बैलेंस नहीं था, बट नाउ द GSTN ओपनिंग बैलेंस हैज बीन एंटर्ड। एंड नॉट ओनली दिस, सिर्फ ये फर्स्ट स्क्रीन नहीं बल्कि आप इसके अंदर जाके भी कुछ चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए सेट एंड अल्टर GST डिटेल हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिया, जैसे पार्टी टाइप हमने SEZ कर दिया मान लीजिए, और इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ इफ आई कम बैक एंड प्रेस ऑल्ट क्यू तो आप देखेंगे 11 मार्च को हमने एक और अल्टरेशन कर दिया है 5:25 पे, और वो चेंजेस क्या है कि हमने नेचर ऑफ सप्लाई पहले कुछ भी नहीं थी, बाद में हमने इसको SEZ में चेंज कर दिया। तो ये रूट लेवल तक जो है जो भी मॉडिफिकेशन आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी लेजर को डिलीट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अशोक फ्रूट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसकी भी रिकॉर्ड्स आपको मिल सकती हैं। कैसे मिलेगी? बल्क में देखना है तो ट्रांजैक्शंस की बल्क रिपोर्ट देखने के लिए हम डे बुक में गए थे, यहाँ पर बल्क रिपोर्ट को देखने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर्स, अगेन बल्क की रिपोर्ट देखने के लिए बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर हमें डिलीटेड लेजर देखने हैं तो हम डिलीटेड लेजर यस कर सकते हैं, और हमें रिपोर्ट सिर्फ ऑल्टर्ड लेजर की देखनी है तो हम ऑल्टर्ड लेजर भी ले सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, ये डिलीटेड है और ये अल्टर्ड है। अब अल्टरेशन में क्या अल्टरेशन हुआ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं बेसिकली सिंपली बाय प्रेसिंग ऑल्ट क्यू, और डिलीट हुआ है तो डिलीट पे एंटर करने से डिलीट का लॉग हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि डिलीट होने से पहले उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इस तरीके से हम मास्टर और ट्रांजैक्शंस दोनों के ऊपर जो भी चेंजेस आप करेंगे, जो भी एडिशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, कैंसिलेशन, डिलीशन जो भी करेंगे उसका लॉग आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। ओके, सो वी सॉ दिस लेजर ग्रुप एंड स्टॉक आइटम के लिए भी सेम होगा। Now we come to the impact of insertion deletion of transaction on your voucher numbering. अब ये क्या है देखते हैं। देखिए मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन वाउचर नंबर चेंज होना भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन आपका वाउचर चेंज होना भी हो सकता है। मान लीजिए पहले आपने जस्ट सेल वाउचर पोस्ट किया था, बाद में आपने उसको उठा के जनरल वाउचर में एंटर कर दिया, ठीक है। और हमें 360 डिग्री इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि अभी उस मॉडिफिकेशन का कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया गया है। फ्यूचर में अगर ऐसी कोई डेफिनेशन आ जाती है कि नहीं हमें सिर्फ ये 5 बेसिक चीजें ही ट्रैक करनी है, बाकी चीजें ट्रैक नहीं करनी है, तो डेफिनेटली हम अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइन हम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमने इस स्कोप को पूरा 360 डिग्री कवर किया हुआ है, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई चीजें बढ़ती हैं तो हमारी तरफ से उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है, तो जब भी आप कोई वाउचर कोई भी आप एंट्री इसमें या कोई भी कंपनी आप इसमें ओपन करेंगे, सो लेट्स से एक दो चीजें मैं और दिखाऊंगा जो आपको आई थिंक काफी हेल्प करेंगी। जब भी आप अपना डेटा ओपन करेंगे, पुराना डेटा 2.1 में ओपन करेंगे और एडिट लॉग रिलीज में, तो आपको इस तरह से एक मैसेज आएगा जो आपको बताएगा कि आप जो भी माइग्रेशन कर रहे हैं उसके बाद आपकी जो भी एक्टिविटी है उसका एक लॉग मेंटेन होने लगेगा, चाहे वो क्रिएशन हो, अल्टरेशन हो, डिलीशन हो, मास्टर हो या भी वाउचर हो, सभी का जो है लॉग क्रिएट होगा। और आपका जो वाउचर नंबरिंग का मेथड है जो ऑटोमेटिक है उसको चेंज करके ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर दिया जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है इसको मैं भी आगे बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये फिलहाल मैसेज आपको इस तरीके से देगा। मैं फिलहाल के लिए बैकअप यहाँ पे बंद कर देता हूं और इसको माइग्रेट कर देता हूं, ठीक है। अब आप जब अल्टर में जाएंगे और वाउचर टाइप के अंदर किसी भी वाउचर को आप ओपन कर लेंगे, लेट्स से मैं सेल्स को ओपन करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो गया है। ये क्यों किया गया है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारी कई बार आदत होती है कि हम डेबुक में गए और डेबुक में जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है कोई हमने इनवॉइस जो है वो हमसे मिस हो गई मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं जनरली सीधे यहाँ पे हमने स्पेस किया और सीधे इंसर्ट वाउचर पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट वाउचर करते हैं तो ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग पे क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे 5 नंबर पे इंसर्ट करेंगे 5 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, यानी कि सब +1 हो जाएंगे। जिससे कि अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो आपका अल्टर्ड वाउचर की जो लिस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो कि अगर आप फिल्टर कल को लगाएंगे देखेंगे कितने अल्टर्ड वाउचर है तो शायद आपको बहुत अच्छा पिक्चर देखने में ना लगे कि आपके 100 में से 60 वाउचर्स अल्टर्ड किए गए, वो भी किस वजह से, सिर्फ वाउचर नंबरिंग की वजह से। तो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए टैली क्या करेगा, जब भी आपका डेटा माइग्रेट होकर एडिट लॉग में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो वाउचर नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देगा। यानी कि अगर आप कल को बीच में कोई वाउचर इंसर्ट भी करते हो तो आपके बाद के वाउचर्स पे जो है कोई इंपैक्ट ना है। अगर आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं आप वहां जाके, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है। तो मान लीजिए मैंने सेल्स का जो वाउचर है इसका मैंने वाउचर फिर से ऑटोमेटिक कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के टाइम पे भी हो सकता है कुछ इसमें नंबरिंग चेंज हुई हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू द डे बुक और अभी हम इसमें देखते हैं और इसका एडिट लॉग देखते हैं। ये देखिए 5:30 पे इसकी नंबरिंग हो गई, री नंबरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि कोई वाउचर नंबरिंग ऐसी थी जो सीक्वेंस में नहीं थी और जैसे ही हमने उसको ऑटोमेटिक किया तो उसकी वाउचर नंबरिंग एक सीक्वेंस में आ गई और उस वजह से इसका वाउचर नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई वाउचर यहाँ पे एंटर कर देते हैं, मान लीजिए हमने 1 की जगह पे यहाँ पे हमने एक नया वाउचर इंसर्ट कर दिया, तो आपको बोलेगा कि इससे हो सकता है कि आपके आगे के वाउचर जो है वो री नंबर हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ऑटोमेटिक कर रखा है। अगर यही ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड होता तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिलहाल मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि क्या चीजें हो सकती हैं अगर वो ऑटोमेटिक रहेगा। तो फिलहाल मैं इसको यस कर देता हूँ और अब 1 नंबर का वाउचर मैं एंटर करने जा रहा हूँ, यानी कि 1 नंबर के बाद जितने भी वाउचर हैं 1 2 3 4 5 6 सब जो है +1 हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन एंड सी द इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है, इसको सेव करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा अब ये बता रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है कि इसको सेव करते ही आपके वाउचर नंबर जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर नया आ गया, 2 नीचे आ गया, 3 मतलब जो पहला था वो 2 हो गया, जो 2 था वो 3 हो गया। अब अगर इसकी एक्सेस रिपोर्ट करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिर से रीनंबरिंग हो गई। तो इस तरह से जितनी बार आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते जाएंगे ना उतनी बार जो है इसमें लॉग मेंटेन होता जाएगा, जो कि एक गुड पिक्चर नहीं देगा किसी भी बंदे को जो इसको फिल्टर करके देखेगा कि आपने कितने वाउचर अल्टर किए हुए हैं। सो जस्ट टू स्टॉप दिस थिंग्स वी हैव चेंज्ड द वाउचर नंबरिंग मेथड टू ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड फ्रॉम ऑटोमेटिक, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्यों हम इसको चेंज कर रहे हैं। फिल्टर कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि डिलीटेड और ऑल्टर्ड वाउचर हम कैसे देखेंगे या ट्रांजैक्शन या मास्टर्स कैसे देखेंगे वो हमने आपको बता दिया। ट्रैक एडिट लॉग कंपनी डेटा माइग्रेशन, तो डेटा हमने माइग्रेट करके भी आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरे टाइप के वर्जन पे जो है टैली प्राइम। अब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड 1 अप्रैल के बाद ये चीज इंप्लीमेंट होगी
तो जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं जो मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा मैनेज करते हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई किस कंपनी का डेटा आ रहा है, किस एंटिटी का डेटा आ रहा है, क्या वो एमसीए के अंडर में है या एमसीए के बाहर है। अगर एमसीए के अंडर में है तो उसका डेटा मुझे एडिट लॉग में ही ओपन करना है, और अगर एमसीए के परव्यू में नहीं है तो मुझे उसको डेटा को नॉर्मल टैली प्राइम में ओपन करना है। अब ऐसा क्यों जरूरी है? और दूसरा, आप अपनी तरफ तो इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बैकएंड पे आपके यूजर ने नोइंगली या अननोइंगली उसको कुछ चीजें समझ में ना आई हो और उसने जो है उसको गलती से रेगुलर टैली प्राइम में खोल दिया हो बजाय एडिट लॉग के। ठीक है, तो वो एक केस सिनेरियो में आपको एक क्लास दिखाना चाहूंगा ऑडिट ट्रेल में कि उसको हम किस तरह से कैटर कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमने इस डेटा को टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसकी जगह दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ, इसको बंद कर दे क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो कंपनी है अमर ट्रेडिंग्स, ये मैंने टैली प्राइम एडिट लॉग में खोला हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इसको यहां से बंद किया, और अब जो ये कंपनी है इसको हमारे क्लाइंट ने बेसिकली उसको रेगुलर टैली प्राइम में ओपन कर दिया। अब वो क्यों ओपन किया वो भी देखते हैं, है ना। अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, बट बीइंग एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल हाउ वुड वी नो कि उसने ऐसा कुछ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि ऐसा अगर कुछ हुआ है तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, सो लेट्स से अब ये क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा है, क्लाइंट साइड ने नॉर्मल टैली प्राइम ओपन किया और उस पर ये अमर ट्रेडिंग ओपन कर दिया उसने। वैसे तो डायरेक्ट हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट ओपन ना हो, उसके लिए आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं बैकअप बंद कर दे रहा हूं और मैंने इसको माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद टैली क्या करता है, टैली ये इंश्योर करता है कि अगर आप रेगुलर टैली प्राइम पे भी जा रहे हो तो टैली बाय डिफॉल्ट आपका एडिट लॉग का फीचर इनेबल रखता है। शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि जो रेगुलर टैली प्राइम है, नॉर्मल टैली प्राइम है, उसके अंदर इस फीचर को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर टैली प्राइम में आप नहीं कर सकते। अब वो फीचर कहाँ आता है आप देख सकते हैं, कंपनी अल्टर में जाएंगे आप, 1 सेकेंड, is it open with the okay trading oh I think इसको अल्टरेशन राइट इसमें नहीं दिया गया है। okay 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 ठीक है, उस पे एक्चुअली अल्टरेशन के राइट्स नहीं थे, बंद थे उस यूजर पे, इसलिए नहीं आ रहा था। ये दूसरी कंपनी मैंने खोली, गणेशन कंपनी, जिसको हमने पहले टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन किया था, अब हमने दोबारा नॉर्मल टैली प्राइम में ओपन कर लिया। अब मान लीजिए यूजर ने ऑल्ट के किया और वो अल्टर में जाता है, कंपनी अल्टरेशन में। ठीक है, ये कंपनी अल्टरेशन है, तो आप देखेंगे अगर किसी ने गलती से भी रेगुलर टैली प्राइम में ओपन कर दिया है तो यहाँ पे एडिट लॉग बाय डिफॉल्ट यस है, यानी कि आपका लॉग जो है वो नहीं जाएगा, आपका लॉग मेंटेन रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने यहाँ पे आके इसको लॉग को बंद कर दिया, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप जब लॉग को बंद कर देंगे तो आपकी जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसका कोई लॉग मेंटेन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे पहले इस लॉग के फीचर को बंद करने से पहले जितना आपका लॉग मेंटेन हुआ होगा वो आप तब भी देख पाओगे जब आप इसको दोबारा इनेबल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यस कर देता हूँ और मैंने लॉग जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, लॉग बंद करने के बाद लेट्स से आई पोस्टेड 1 ट्रांजैक्शन हियर। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करने के बाद मान लीजिए मैं इसको या तो इनेबल कर दूंगा दोबारा अल्टर में जाके। ठीक है, जैसा भी है, मान लीजिए मैं इसको दोबारा इनेबल कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका एडिट लॉग की एक्टिविटी वगैरह सब कुछ जो है ट्रैक होना शुरू हो जाएगी, और मैंने इसको यस करके सेव कर दिया। ठीक है, तो बैकएंड पे क्या हुआ, हमारे ना जानते हुए क्या हुआ कि रेगुलर टैली प्राइम पे डेटा ओपन हुआ, उसमें वो डिसेबल हुआ, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुए, फिर वो इनेबल हुआ, और अब वो डेटा आपके पास आ गया। मान लीजिए अब डेटा आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, गणेश एंड कंपनी को एडिट लॉग में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको माइग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। बैकअप एक्चुअली इसमें नहीं लेने देगा तो बैकअप बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी मेन्यू में जाएंगे। अब कंपनी मेन्यू में अल्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इनेबल डिसेबल का। क्यों? क्योंकि ये एडिट लॉग में ओपन हुआ है, तो एडिट लॉग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सके। लेकिन अब आपके ना जानते हुए जो चीजें हुई हैं वो आपको कैसे पता चलेंगी, तो आप क्या करेंगे, कंपनी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एडिट लॉग का ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हुई है ये किसी ट्रांजेक्शन की नहीं हुई है, क्योंकि डेटा जो है वो पूरा का पूरा डेटा पुरानी रिलीज में खोला गया, फिर एडिट लॉग में आया, तो ये काम कंपनी लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट लॉग पे जाएंगे और एडिट लॉग में आप देख सकते हैं पूरा ट्रेल मेंटेन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि आज 11 तारीख को 5:28 पे हमने इस डेटा को एडिट लॉग में ओपन किया था। देन 5:35 पे ये डेटा एडिट लॉग से मूव कर गया। एडिट लॉग से मूव करने का मतलब ये है कि ये रेगुलर टैली प्राइम में ओपन हो गया। फिर 5:36 पे एडिट लॉग डिसेबल कर दिया गया। किस यूजर ने किया वो भी दिखा रहा है। फिर 5:36 पे ही इसको इनेबल भी कर दिया गया, मतलब 1 मिनट के अंदर ही उसको रीनेबल कर दिया गया। और फिर दोबारा जो है डेटा, यानी कि जब ये डेटा आपके पास आया तब ये डेटा 5:37 पे दोबारा टैली प्राइम से रेगुलर टैली प्राइम एडिट लॉग में ओपन हो गया। तो ये पूरी ट्रेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी क्लाइंट अगर इस तरह से गलत प्रैक्टिस में चला गया या फिर अनोइंगली या अनोइंगली चला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये काम क्यों किया गया। तो ये जो एक्टिविटी हुई है ये क्वेश्चनेबल है। अब उसने डिसेबल और इनेबल के बीच में क्या किया वो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने फीचर दिया ही इसलिए है कि डिसेबल करने के बाद कुछ भी ट्रैक ना हो, लेकिन उसका मिसयूज ना हो। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए हम ये रिपोर्ट जो है आपको अवेलेबल करा दें, जिसके वजह से आप उसको एटलीस्ट ये पूछ सकते हैं कि ये क्यों इनेबल और डिसेबल हुआ है। ठीक है, ओके, so let's move forward. So we come to our second last, I think on 15-20 minutes more, I'll not take more than that. तो जो 2.1 के अंदर जो हमारी नई रिलीज आने वाली है उसके अंदर हम जो अगली चीज दे रहे हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर जो हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है कि लेट्स से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट आप मेल करते हैं या आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करते हैं टैली से इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने लैपटॉप में लगाना है। टैली के अंदर आपको ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको अगर आप फर्स्ट टाइम डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, जो उसमें डोंगल के साथ आता है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट के अंदर टैली के अंदर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। सो प्रीरिक्विजिट्स इसके सिर्फ इतने हैं कि हमें सिर्फ डोंगल को कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करना है, इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो आपको समझनी होगी। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के बाद हम किस तरीके से दो फॉर्मेट्स इसके अंदर हमने दिए, एक टेक्स्ट फॉर्मेट और एक इमेज फॉर्मेट। दोनों ही फॉर्मेट्स को हम देखेंगे कि दोनों फॉर्मेट के डिजिटल सिग्नेचर हम कैसे अपने एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, और सिर्फ पीडीएफ के अंदर ये सपोर्टेबल है। तो पीडीएफ में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इनवॉइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट थ्रू अ वीडियो। So let's say we have posted one sales voucher here. तो ये नॉर्मल सेल्स वाउचर हमने पोस्ट किया हुआ है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अभी। अब हम सीधे इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें जो इसका फॉर्मेट रखना है वो पीडीएफ रखना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट किया, अगर आपके लैपटॉप पे डोंगल कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली टैली आपको दिखा देगा कि किसके कौन है सिग्नेटरी, किस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर से उसने लिया है, चाहे वो पेंटा साइन हो, ई मुद्रा हो, कोई भी हो, कैप्रिकॉर्न हो, ये उसका एक्सपायरी क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दूसरी चीज, अगर एक ही सिस्टम पे मल्टीपल डोंगल्स लगी हुई हैं तो आप मल्टीपल डोंगल्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप जिस डोंगल को सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं कि जब आप इस वाउचर को एक्सपोर्ट करें तो डिजिटल साइन करने से पहले आपसे पूछे डू यू वांट टू साइन इट और नॉट। तो वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर, अगर आप नो कर देंगे तो आपसे नहीं पूछेगा, सीधे वो डिजिटल साइन अप्लाई कर देगा। अगर आप चाहते हैं पूछे तो आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। देन आपके पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट ऑफ सिग्नेचर, यानी कि आपको जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड का लगाना है या टेक्स्ट और इमेज दोनों लगाना है। तो फिलहाल हम अभी पहले टेक्स्ट बेस का देखते हैं कि हमें सिर्फ टेक्स्ट अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है ये बाकी सभी लोग जानते होंगे, डिजिटल सिग्नेचर सभी लोग यूज कर रहे होंगे। तो ये यूजर पिन जो है वो डोंगल बेसिकली प्रॉम्प्ट करता है, ये टैली प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है। तो आपको इसको एक बार आप इस पे एंटर कर देंगे इसको डोंगल को, तो दोबारा आपको नहीं देना पड़ेगा तब तक
जब तक या तो टैली बंद ना हो जाए या फिर आप डोंगल डिस्कनेक्ट ना कर दें। अगर डोंगल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है और आपका टैली ऑन है, टैली भी बंद नहीं हुआ है, तो आपको ये पासवर्ड दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार ये पासवर्ड दे देना है। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे, एक पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ ये डिजिटल सिग्नेचर जो है अप्लाई हो गया है। अगर आप कोई ऐसा पीडीएफ रीडर यूज करते हैं जिसके अंदर आपको जैसे एडोबे वगैरह होता है, उसके अंदर आप जब इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की पूरी प्रॉपर्टी वहां पे दिखाएगा कि ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वगैरह वगैरह, जो उसकी पब्लिक की प्राइवेट की वो सब आपको वहां पर कोडेड फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे किस तरीके से हम जो है इमेज बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। So let's say again this is sales transaction और यहाँ पे हम दोबारा इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट आपको सिर्फ पीडीएफ ही लेना है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो अप्लाई होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और साथ ही आई थिंक ये सेम वीडियो इस पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इमेज वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो ओनली टेक्स्ट की बजाय आप क्या ले लेंगे, टेक्स्ट एंड इमेज ले लेंगे। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको अगर इमेज के साथ टेक्स्ट के साथ आपको एक कोई इमेज लगाना है, चाहे वो लोगो भी हो सकता है आपका, जो भी इमेज आपको लगाना हो डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप सेलेक्ट करिए, उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन कीजिए, फिर जो फाइल है उस फाइल का नाम यहाँ पे दीजिए जो आप वहां पे फाइल आप लगाना चाहते हैं। अगर आपको नेम सिग्नेटरी का नेम भी चाहिए तो यहाँ पे सिग्नेटरी नेम भी यूज कर सकते हैं लास्ट में। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे तो अलोंग विद दिस टेक्स्ट यू विल सी देयर इज एन इमेज हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, तो जो सिग्नेटरी है उसका भी नाम आ रहा है, साथ में ये इमेज भी आ रही है और साथ में आपका जो टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर था वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक्सपोर्ट के टाइम पे है। सेम काम आप ईमेल के टाइम पे कर सकते हैं। अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल के टाइम पे भी आप सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ईमेल करते वक्त अगर आप रिपोर्ट या बैलेंस शीट या कोई भी रिपोर्ट किसी को डिजिटली साइन करके भेजना चाहते हैं तो वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी थ्रू द वीडियो। सो ये वाउचर है जिसको हम मेल करना चाह रहे हैं। तो मेल करने के टाइम पे हम यहाँ पे फ्रॉम एंड टू जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मेट जो है वो इसका पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट जो है वो हमने पीडीएफ जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और जैसे आप ईमेल करने लगेंगे तो तुरंत ही ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप डिजिटल सिग्नेचर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर देंगे। और जब उस बंदे को मेल मिलेगा तो उसको डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिलेगा। डिजिटल सिग्नेचर के लास्ट में हम ये देखेंगे, अगर मान लीजिए हम मल्टीपल वाउचर्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने जैसे कंपनियां मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रही है जो मल्टीपल पेजेस का है, तो उस केस में किस तरह से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेल्स वाउचर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के एक महीने के सारे सेल्स वाउचर जो है वो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ हमें ऑप्शन है, हम पर्टिकुलर लेजर का नाम भी दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाए। उसके बाद पीरियड के अंदर हम पीरियड सेट कर सकते हैं कि किस महीने की सारी इनवॉइसेस हमें उसको ईमेल करनी है या एक्सपोर्ट करके देनी है या जो भी है, और साथ में हमें डिजिटल सिग्नेचर भी लगाना है, तो वो हम यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या इस पे डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना है, आप उसको यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे ही एक्सपोर्ट होगा तो आप देख सकते हैं ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। पहले इनवॉइस पे नीचे डिजिटल सिग्नेचर अप्लाइड है,
जैसे ही आगे बढ़ेंगे दूसरे पेज पर, तो ये देखिए दूसरे पेज पर आ गए, दूसरे पेज पे भी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाइड है, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे पर भी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाइड होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस है, वो हमें हमारा प्रोसीजर है कि हम उसको डिजिटल साइन करके देना चाहते हैं, लेकिन वो इनवॉइस 3 पेज की है, तो क्या होगा? तो टैली में हमने ये चीज कॉन्फ़िगर की है कि डिजिटल सिग्नेचर वहीं आएगा जहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी आता है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी अगर 3 पेज की इनवॉइस होगी तो सबसे आखिरी पेज पर ही ऑथराइज सिग्नेटरी आता है, और वहीं पर जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में है। लास्ट सिर्फ 5 मिनट की चीज, ये टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, जो सर ने कहा था कि किस तरीके से हम टैली का जो डेटा है उसकी रिपोर्ट्स को, डेटा तो नहीं लेकिन हाँ उसकी रिपोर्ट्स को हम जो है ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्राउजर का मतलब ये है कि चाहे आप मोबाइल पे एक्सेस कर लीजिए, चाहे अपने टैबलेट पे एक्सेस कर लीजिए, चाहे आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, उस पर एक ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी हो, वो दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा ओपन कर लेते हैं। ये डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ कि इसमें डेटा थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यूजर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे आप पहले यूजर एंड पासवर्ड में चले जाइए। यूजर एंड पासवर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ब्राउजर एक्सेस सेट करना है, तो आपको tally.net का ही कोई यूजर बनाना पड़ेगा, चाहे वो tally.net यूजर हो, चाहे tally.net ओनर हो, चाहे tally.net ऑडिटर हो। अब इन तीनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एक्सेस भी उतना ही मिलता है। अगर आप tally.net यूजर लेंगे तो उसको और लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, वो हो सकता है बहुत सी क्रूशियल रिपोर्ट्स जो होंगी उनको एक्सेस ना कर पाए, बेसिक रिपोर्ट्स को वो एक्सेस कर सके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे tally.net ओनर ले लेता हूँ। देन जिस मेल आईडी पे आपको ब्राउजर एक्सेस देना है, आपको वो मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो फिलहाल मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पे दे रखी है। देन आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा कि क्या आप इस आईडी पे ब्राउजर एक्सेस देना चाहते हैं। तो अगर आप ब्राउजर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। दूसरा, ये ब्राउजर एक्सेस जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सिंगल यूजर पे भी ब्राउजर एक्सेस मल्टीपल लोगों को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट अभी तक जो है वो फिक्स नहीं की गई है। और इसको हमने सेव कर दिया। ये तो था पहला काम। दूसरा काम ये, हमें ये इंश्योर करना है कि फीचर्स के अंदर जो हमारा F11 फीचर होता है वहां पर हमें एक चीज देखनी है कि ये जो इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स है ये यस होना चाहिए। अगर ये यस नहीं है, नो है, तो अगर आपने यूजर बना भी दिया होगा तो भी वहां पे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने फीचर में से ही इसको बंद कर रखा है। तो सबसे पहला चीज, हमने यूजर बना लिया, उसमें इनेबल ब्राउजर एक्सेस हमने कर दिया। दूसरा, हमने ये देख लिया कि ब्राउजर एक्सेस जो रिपोर्ट्स का जो एक्सेस है वो हमें ऑनलाइन एक्सेस में से इनेबल करना पड़ेगा, तो ये हमने इनेबल कर दिया। और लास्ट चीज हमें ये करनी है कि हमें इस कंपनी को कनेक्ट कर देना है। द मोमेंट वी विल कनेक्ट दिस, एक ये छोटा आइकन हमें एक दिखने लगेगा। अब हम इस कंपनी को ब्राउजर पे इसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ओपन अ ब्राउजर। सो ये मैंने टैली की वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। तो जो मेल आईडी मैंने यहाँ पर दी थी, जिसको मैंने एक्सेस दिया था यहाँ पर, इस आईडी से ही मुझे लॉगिन करना है। तो यानी कि ये आईडी जो है वो आपकी .NET आईडी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसके आप किसी भी आईडी को .NET आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरी मेल आईडी है, सेम आईडी, और इस आईडी का पासवर्ड मैंने एंटर किया और इसको मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, तो आपको इतनी सारी डिटेल्स नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ वो मेल आईडी का ही अकाउंट दिखेगा जो आपने लॉगिन किया है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको सीधे वो कंपनी दिखा देगा जो आपने वहां पे कनेक्ट की होगी, सुरभि हार्डवेयर बैंगलोर। तो ये कंपनी है जो हमने यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, अब ये कंपनी कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद आपको इसकी रिपोर्ट एक्सेस करनी है, तो आप सीधे इस पर क्लिक कीजिए, ये इसकी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी। आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, आप बैलेंस शीट पे जाइए। अब यहाँ से सिर्फ ये बैलेंस शीट दिखा नहीं रहा, आप जैसे टैली के अंदर ड्रिल डाउन करते हैं, आप उसी तरीके से माउस, कीबोर्ड, किसी भी तरीके से आप जाके एंटर करके इसको सिंपली आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से रिपोर्ट आपको चेंज करनी है तो चेंज रिपोर्ट पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ से उस रिपोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो आप ये डाउनलोड आइकन पे क्लिक कीजिए। 2 फॉर्मेट यहाँ पे मिलते हैं, एक एक्सेल का, एक PDF का। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आपका
डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको रिपोर्ट का डेट पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ से कैलेंडर का इस्तेमाल करके इसके डेट पीरियड को फ्रॉम और टू को चेंज करके रिपोर्ट को देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही प्रॉम्प्ट अपडेट होता है, मतलब नियरली रियल टाइम बेसिस पे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, बस लास्ट के 2 पॉइंट्स हमने वहां पे लिया है tally.net ओनर। ठीक है, अब tally.net ओनर के अंदर हमने एक चीज डिसअलाउ कर दी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रही है, तो मैं यहाँ पे इसको फुल एक्सेस बैलेंस शीट बंद कर देता हूँ। तो tally.net ओनर पे हमने बनाया था एक यूजर, यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड में tally.net ओनर है, और tally.net ओनर के अंदर हमने क्या किया है, बैलेंस शीट का एक्सेस बंद कर दिया है। लेट्स सी, हम इसको जैसे ही कोई रिपोर्ट एक्सेस करेंगे, देखिए तुरंत ये मना कर रहा है कि आपको एक्सेस नहीं है इसका। तो बिल्कुल नियरली रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा इसको अपडेट होने में। जैसे ही मैं वहां पे इसको ओपन करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो यूजर रोल्स tally.net ओनर्स, और यहाँ पे मैंने इसको एंड ऑफ लिस्ट किया और सेव। अब आप जब इस पे आएंगे और बैलेंस शीट पे जाएंगे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अपडेटेड है, प्रॉम्प्ट है। दूसरा, कोई डेटा इसमें सेव नहीं हो रहा, आप सिर्फ रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट का पूरा एक्सेस है आपको। आप किसी यूजर को अभी चाहते हैं कि वो ब्राउजर एक्सेस ना कर पाए, तो आप यहाँ पे आके ब्राउजर एक्सेस को नो कर दीजिए। नो करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट ओपन करेगा, लेट्स से यहाँ पर समरी डेटर में जाना चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने उसका एक्सेस जो है वो वहां पर बंद कर दिया है। So by this way you can access the tally reports in browser. So 2.1 को ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना TSS एक्टिव रखना है। अगर आपका TSS एक्टिव है तो आप 2.1 पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट हो सकते हैं। 2.1 पे जाने का आपको जो 2 मेजर फायदे मिलेंगे, एक तो ऑडिट ट्रेल और दूसरा आपको मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बीइंग अकाउंटिंग प्रोफेशनल हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास दोनों तरह के क्लाइंट्स होंगे, जो MCA के अंडर आएंगे और दूसरे जो MCA के अंडर नहीं आएंगे। तो हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि एक सीरियल नंबर पे आप दोनों वेरिएंट यूज कर पाएंगे। आपको अलग अलग लाइसेंसेस लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही लाइसेंस पे एडिट लॉग रिलीज भी यूज कर पाएंगे और उसी सीरियल नंबर पे आप जो है नॉर्मल टैली प्राइम भी यूज कर पाएंगे, ताकि आप दोनों तरह के क्लाइंट्स को जो है केटर कर पाए। So Achin, that's it from my side. If you can open the forum for Q&A. Thank you, Deepak. Thank you very much for such an interactive session. Thank you very much. Over to you, Karan sir. Please take it forward. Sir, you are on mute, sir. Karan sir. Karan, kindly unmute. रहा था वो आपकी तरफ से लॉक था। सो सेशन वाज वेरी गुड और बहुत अच्छे से दीपक जी आपने टॉपिक्स को कवर किया है। अब हम क्विकली, बस हमारे पास 2 मिनट ही बचे हैं आज के सेशन में, तो अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो क्विकली अपनी क्वेरी जो है वो एक बार रेज कर सकते हैं। आई थिंक अचिन जी एज ऑफ नाउ तो कोई भी सच डाउट्स बाकी रहे नहीं है। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था और ये प्रेजेंटेशन और ये रिकॉर्डिंग जो है मेंबर्स के लिए अवेलेबल भी रहेगी। अगर किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट होता भी है तो एक बार अगर आप स्क्रीन पे शेयर कर देंगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जिसपे कि मेंबर्स कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा एंड रिकॉर्डेड रहेगा। श्योर सर, ये G7 टीम से ही कभी भी बात कर सकते हैं सर। पूरी कासा टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, एंड दे आर वेरी मच वेल इक्विप्ड एंड नॉलेज्ड, जो सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे सर। ओके,
Thank you. And Thank you. for final vote of Karanji, thanks, thank you Sumit ji. and the entire team from the tele, and very interactive session. All have enjoyed and learned so many things, and contact detail also shared. So that still you have any query, anything to ask, you can contact to these numbers. Thank you, Karanji, for your wonderful moderation of the today webinar on this tele utility. And thank you to team Achinji and the other member Deepak Tiwari ji, especially thanks to you for giving time and valuable inputs to members at large. And this session will be available on recording session will be available at Team Kasa YouTube channel. So anyone can view later on also. Thank you very much. Now Thank it's you very time. much, sir. to- Thank Thank you, you. G7 team. Thank you, Thank you, CASA everyone. team. Thank you, Kasa Deepak. team. Thank you. Thank you to all participants who has made this wonderful meeting. Thank you. Thank you.